आ जाओ भाई फटाफट सी क्लास करते हैं शुरू। मैं बार लिंक शेयर कर देता हूं टेलीग्राम पर, फिर करते हैं भाई क्लास शुरू। आ जाओ आ जाओ। राम राम जी साਰਿਆਂ ने, मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताम सारे का जॉब स्टार के यूट्यूब चैनल पर भाई बड़ी दोपहरी में भाई फिर तो स्वागत करो। सुना दो के अंदर आ जाओ फटाफट सी। तो भाई जैसा कि आप सभी को पता है, आप इन एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए हिंदी और जीके की सीरीज शुरू कर रखी थी और इस सीरीज के अंदर हमारी हिंदी की क्लास 2 क्लास से हो चुकी है, ठीक है। डेली सुबह 11 बजे लगती है। आज हमारी जीके की दूसरी क्लास है, एक क्लास कल रात को 8 बजे हुई थी, ठीक है। रात का 8 बजे वाला टाइम हमने शट डाउन कर दिया क्योंकि शाम को आईपीएल मैच चलते हैं तो बहुत सारे बच्चे क्लास के अंदर नहीं आ पाते। वैसे बोलते जी हम लोग आईपीएल देखने लग रहे हैं तो क्लास का टाइम बदल लो, तो हमने टाइम बदल दिया। आज से आपको 3:30 बजे दिन में क्लास देखने को मिलेगी जीके की, ठीक है। जीके के जितने भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो कि अभी, क्योंकि देखो एसएससी एमटीएस की अभी परीक्षा हुई थी साल 2026 के अंदर, अभी फरवरी की बात है, अभी अप्रैल चलने लगे रहा, 2 महीने पहले की बात से, ठीक है। तो एमटीएस भी किस लेवल का है? 10वीं लेवल का है जी। और एसएससी जीडी कांस्टेबल भी किस लेवल की परीक्षा है जी? 10वीं लेवल की है। तो दोनों के अंदर आपको क्वेश्चनों का लेवल लगभग सेम देखने को मिलेगा। इसीलिए मैं आप लोगों के लिए एसएससी एमटीएस के अंदर जो प्रश्न आए हुए वो प्रश्न में लेके आऊं ताकि आप लोगों को अंदाजा लग सके कि हाँ भाई इस टाइप के क्वेश्चन हमारे पास टकराने लग रहे हैं और हमको इन प्रश्नों को इस तरीके से सोल्व कर पाएंगे, ठीक है। हेलो सर, असम से राम राम। अनन्या, अनाया, बहुत बढ़िया नाम, बहुत बढ़िया भाई। इसी मतलब नु ऐसा नाम हो ना, नु अनाया नु लागे जणो छोरी बहुत घनी मॉडर्न है ना। चाहे बुढ़ी भी हो तो भी नु लागे जणो वो भाई नु मॉडर्न सी छोरी पाओगे, नु जीन्स पहरी, नु थोड़ा पेट दिखता पाओ, लाल रंग का टॉप पाओ। चलो भाई देखो स्टार्ट करते, ज्यादा देरी नहीं करेंगे। पहला क्वेश्चन देखो क्या हमारे पास, हेमिस महोत्सव किस भारतीय केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? 4 ऑप्शन आप सभी को दिए गए। बहुत ही टुच्चे लेवल का प्रश्न और मल्टीपल टाइम आप इसको कर चुके हैं, तो इतना कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, मेरे हिसाब से हर एक साथी इजीली कर लेगा। तो हेमिस महोत्सव कहां पर आपका? लद्दाख, जो कि हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश है, यहां पर आपका सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसको याद करने की सिंपल सी ट्रिक है, देखो हेमिस से क्या बन गया? हे प्लस में मिस। जैसे मान लिया आप लोग पहाड़ा के ऊपर जाने लगे रहे हो और उधर आप लोगों को कोई महिला दिखगी और वो महिला मान लिया वो शॉर्ट्स पहन रही है, शॉर्ट्स मतलब समझ गए निक्कर पहन रही है, ठीक है, और पहाड़ पे चढ़ने लग रही है, तो आप लोग क्या बोलोगे? आप लोग तो जारी मारने की आदत है आप लोगों की पुरानी, क्योंकि आप तो बड़े छटे हुए जा रहे हो, तो आप लोग क्या बोलोगे कि हे मिस, हे मिस आपकी लेग दिखाई दे रही है। लेग से बन गया लद्दाख, लेग दिखाई दे रही है यानी लद्दाख। तो यानी लद्दाख के अंदर कौन सा फेस्टिवल आपका मनाया जाता है? हेमिस महोत्सव आपका कहां पर सेलिब्रेट किया जाता है? लद्दाख के अंदर आपका हेमिस महोत्सव सेलिब्रेट किया जाता है। ओके जी, ये चीज भी हमारे समझ में आ गई, दिमाग के अंदर घुस गई। और कौन कौन सा होता है? और लय से लद्दाख, लय से लोसर, लय से लद्दाख, लय से लोसर। लोसर क्या है आपका? लोसर लद्दाख का न्यू ईयर फेस्टिवल है, यानी नए साल का फेस्टिवल है। इसको कैसे याद रखो? ये लोसर लद्दाख के अंदर आपको मैं एक बढ़िया सा लेग पीस लाके देता हूं। लोसर नए नए साल के ऊपर आपका स्वागत है, आपको लद्दाख के अंदर एक बढ़िया सा लेग पीस मैं लाके देता हूं, ठीक है। तो लोसर कहां का? आपका लद्दाख का न्यू ईयर फेस्टिवल। तो इस फैक्ट को भी याद रखना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। एक और है आपका साका दावा, साका दावा। आप लोगों को पता होगा एक अक्साई चीन नाम से आपने चीज सुनी है? अक्साई चीन, अक्साई चीन क्या है? जो अपना भारत देश है, आप लोगों को मैं एक सच्चाई से अवगत करवाऊं, चलो हो जाओ अवगत, क्या दिक्कत है। जैसे ये अपना भारत देश का ताज है जम्मू कश्मीर, आप सभी को पता है अपना ऊपर का जम्मू कश्मीर है ये, ठीक है। जम्मू कश्मीर का जो इतना एरिया है ये तो कब्जा रखा पाकिस्तान ने, जिसको हम लोग बोलते पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। पाकिस्तान है तो हमारा हिस्सा, लेकिन कब्जा पाकिस्तान ने कर रखा है। भाई जिसका कब्जा होगा हिस्सा तो उसी का होगा ना। अब मान लिया अपना देश बांग्लादेश के ऊपर कब्जा कर लेता है, ठीक है, पाकिस्तान ये बोल देगा कि भाई है तो हमारा हिस्सा लेकिन कब्जा भारत का है, ये थोड़े ना होगा। दूसरा, यहां का कुछ एरिया है ये चीन ने कब्जा रखा है, लद्दाख का कुछ एरिया, इसको बोलते हैं अक्साई चीन,
ठीक है, भारत इसको भी ये बोलता है कि हम तो इसको बाउंड्री मानते, लेकिन चीन बोलता है ये यहां पर चीन बढ़ने ही नहीं देता भारत को। ठीक है, तो ये जो अक्साई चीन का एरिया है, इसके ऊपर हम लोग क्या है, अपना दावा ठोकते हैं। ठीक है, साका दावा का मतलब हो गया भाई हम लोग अपना दावा ठोकने लग रहे हैं कि अक्साई चीन का एरिया क्या है, हमारा है लद्दाख के अंदर। ठीक है, तो साका दावा जो फेस्टिवल है ये भी आपका कहां पर सेलिब्रेट होता है, ये भी आपका लद्दाख के अंदर सेलिब्रेट होता है। इस तरीके से याद रह जाएगा, नहीं रह जाएगा। तो आप लोगों के 3 फेस्टिवल जो कि लद्दाख के अंदर सेलिब्रेट होते हैं, कौन कौन से, हेमिस महोत्सव हो गया, आप लोगों का लोसर हो गया और साका दावा हो गया। ठीक है, तीनों के तीनों मेरे हिसाब से एक साथी के याद हो गए। आगे चले भाई, पीएमटी की लिस्ट कब आएगी भाई? पीएमटी की लिस्ट नहीं आएगी, डायरेक्ट फोन कॉल आएंगे। ठीक है, घूम दिया फोन बेबी कॉल तेज मन फोन मार दी। ठीक है, डायरेक्ट फोन आएगा। 15 तारीख से फिजिकल शुरू है हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के। सुबह 6:30 बजे, सुबह 3 बजे फोन आ जाएगा कि हाँ भाई राकेश तेरा फिजिकल लाडले आ जाइए 6:30 बजे ग्राउंड के ऊपर। ठीक है, तो आपको ऐसे पहुंचना भाई, कोई एडमिट कार्ड नहीं आएंगे ना कोई लिस्ट आएगी, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होंगे भाई। ठीक है, साका कटा सूखा दावा, बात तो बिल्कुल सही है भाई। ठीक है, आगे चलें भाई, बहुत बढ़िया भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास, प्रसिद्ध भारतीय संगीतकार उस्ताद जाकिर हुसैन किस संगीत वाद्य यंत्र में निपुण है? बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा और बड़ा ही प्यारा प्रश्न है। मुझे ऐसे क्वेश्चन देख के प्यारा नहीं लगता है। ठीक है, क्वेश्चनों पर नहीं, तुम्हारे ऊपर कि वाह इतना टुच्चा प्रश्न आ गया, अब तो बच्चे इसको लपेट ही देंगे। देखो भाई, तो प्रसिद्ध भारतीय संगीतकार है जिनका नाम उस्ताद जाकिर हुसैन, ये किस संगीत वाद्य यंत्र में निपुण है? तो ये किसके अंदर है? आपके तबला। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है, तबला के अंदर ये निपुण है। इसको याद कैसे रखो? देखो, जाकिर हुसैन, हुसैन से क्या बन गया आपके पास? हुसन बन गया। ठीक है, हुसन किसी का भी हो सकता है, मादा का भी हो सकता है और नर का भी हो सकता है। हुसन का मतलब क्या होता है? शरीर। ठीक है, हाय मेरा बड़खांदा हुसन। ठीक है, शरीर होता है हुसन का मतलब। ठीक है, और शरीर चाहे किसी का ही हो, अगर मान लिया आप एक नर हो तो आपके लिए एक मादा का शरीर क्या है? बला जैसा, बला का काम करे। बला का मतलब समझते हो? तबला के अंदर बला गया, बला का मतलब हो गया मुसीबत। ठीक है, अगर आप क्या हो, एक नर हो तो मादा का शरीर आपके लिए एक मुसीबत पैदा करेगा, और अगर आप एक मादा हो तो नर का शरीर आपके लिए एक मुसीबत पैदा करेगा। ठीक है, तो तबला किसके द्वारा? जाकिर हुसैन के द्वारा बजाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर मल्टीपल टाइम पूछा जाता है। ठीक है, कभी भी मत भूलना, मल्टीपल टाइम है यो, रटेड़ा पर्सन समझ लो, दिमाग का मैं सेट रखो। ठीक है भाई, ओके जी। चलती फिरती कोकेन, डट जा डट जा। प्रणाम सर, आज कितने क्वेश्चन करवाएंगे भाई? कितने क्वेश्चन आनू तो यार कोई फिक्स थोड़ी ना है कि बिना मैं कितने करवा दूं। आगे चले भाई, बहुत बढ़िया। अरे एक बार कुछ आ गया था, वो देखने लग रहा था। देखो भाई, और इसी के अंदर है एक और व्यक्तित्व का नाम है पंडित किशन महाराज। पंडित किशन महाराज। एक और व्यक्तित्व का नाम है अल्लाह रखा खान। रखा खान। तो ये जो 2 व्यक्ति हैं, ठीक है, ये भी किससे बिलोंग करते हैं? ये भी तबला बजाने का काम करते हैं। पंडित किशन महाराज भी और अल्लाह रखा खान भी, ये दोनों भी क्या बजाने का काम करते हैं? तबला बजाने का काम करते हैं। ओके ओके जी, चीज भी हमारे। इसको कैसे याद रखो? किशन महाराज से बन गया भगवान श्री कृष्ण। किशन से क्या बन गया? भगवान श्री कृष्ण। और भगवान श्री कृष्ण जी हैं, ये भी क्या है, आप लोगों को जो बला होगी, मुसीबत होगी, मुसीबतों से क्या रखते हैं? दूर रखते हैं जी। ओके जी, ये चीज भी समझ में आ गई। इसी तरीके से अल्लाह रखा खान, यानी जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, उनको मुसीबतों से कौन दूर रखता है? उनका अल्लाह दूर रखता है। हालांकि हैं दोनों एक ही चीजें। ठीक है, तो चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई? एक बार के लिए सभी साथी बताएं। अभिनय तिवारी कहने लग रहा है लेवल बढ़ाओ। भाई 10वीं बेस का पेपर है, एमटीएस के अंदर है, एसएससी वालों को जाके बोलो मेरे भाई लेवल बढ़ाओ। मेरे को क्यों बोलने लग रहे हो यार? मतलब एज इट इज अभी एसएससी एमटीएस के अंदर पूछा गया भाई, मैं खुद घर से थोड़े ना क्वेश्चन बनाने लग रहा हूं, जो प्रश्न आए वही बताने लग रहा हूं यार। अब जो पूछा गया है एसएससी एमटीएस के अंदर वही करवाऊंगा यार, अब मैं अलग कहां से करवाऊं? ये चीज तो बता, लेवल बढ़ाओ।
के मेरा बांग के नशे कर सूखे नशे करना है कल तो कप में पानी था सीधा जग में। आगे चलें, अगला देखो, अगला प्रश्न हमारे पास, मनुष्यों का रक्त दाब है वो डैश नामक यंत्र से नापा जाता है। जितने भी मनुष्य हैं उनका जो ब्लड प्रेशर यानी बीपी है, बीपी नापने वाली मशीन है, उसका नाम आप लोगों से पूछे, उस मशीन का नाम बता दो क्या जिससे आप लोगों का बीपी मापा जाता है, बताओ फटाफट से। देखो इसके अंदर पहली मशीन है हाइग्रोमीटर, हैसे हाइग्रो हैसे ह्यूमिडिटी। ठीक है, तो हाइग्रोमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? ह्यूमिडिटी यानी कि आपकी जो नमी होती है वातावरण के अंदर, उस नमी को नापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। कैसे याद रखो, हैसे हाइड्रोमीटर है से आपका ह्यूमिडिटी। ओके जी। दूसरा आता है आपके पास स्फिग्मोमैनोमीटर, इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? आपका जो बीपी है, ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? स्फिग्मोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ओके जी। थर्मोमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? जी तापमान मापने के लिए, क्या है, शरीर का बॉडी तापमान मापने के लिए क्या है? थर्मोमीटर का प्रयोग आपका किया जाता है। अब एक प्रश्न मैं आप लोगों से पूछता हूं, जैसे आप उमन हो, आप लोग इंसान हो, इंसान अपना तापमान मापने के लिए आप लोग थर्मामीटर कहां कहां पर लगाते हो? बताओ एक बार के लिए। आप अपना थर्मामीटर या तो अपनी जीभ के नीचे लगाते हैं या फिर कांख के नीचे लगाते हो, दो ही जगह लगाते हो। ठीक है, मान लिया आप किसी जानवर का तापमान नापने लग रहे हो, लाइक गाय, भैंस, कोई भी और जानवर हो गया, आपको उसका तापमान नापना है, बॉडी टेम्परेचर, तो उसको आप लोग कैसे नापोगे? क्या उसके मुंह में थर्मामीटर लगाओगे या उसके पिछवाड़े में थर्मामीटर लगाओगे? बताओ कैसे मापोगे? बड़ा अच्छा प्रश्न है ये। अनुका बैकग्राउंड में बहुत बढ़िया भाई, शाबाश, बिल्कुल भाई। जो पशु वगैरह होते हैं उनका जो थर्मामीटर होता है वो लगाया जाता है पिछवाड़े के अंदर भाई। ठीक है, पशुओं के पिछवाड़े के अंदर ऐसे थर्मामीटर डाल दिया जाता है, उससे तापमान नापा जाता है, क्योंकि मुंह के अंदर डालो खा जाएंगे, चबा जाएंगे। ठीक है, ओके जी। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखो, महात्मा गांधी किसे अपना गुरु मानते थे? मेनली राजनीतिक गुरु की यहां पर बात होती है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? बड़ा ही टुच्चे लेवल का प्रश्न है, लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट। देखो हम लोग सभी के व्यक्तियों के नाम देखेंगे। पहली बात तो हम लोग देखते हैं सुभाष चंद्र बोस जी हैं, इनके राजनीतिक गुरु का क्या नाम था? तो इनके राजनीतिक गुरु का नाम था CR दास। ठीक है, CR की फुल फॉर्म क्या होगी जी? छाजूराम, चल बावड़ी बूच, चित्तरंजन दास। ठीक है, CR से क्या बन गया? चित्तरंजन भाई। तो चित्तरंजन दास क्या थे, किसके राजनीतिक गुरु थे? सुभाष चंद्र बोस के। मल्टीपल टाइम एग्जाम के अंदर आता है। इसको कैसे याद रखोगे भाई? देखो जो चित्रकार होता है वो तो क्या होता है? दास होता है। किसका दास होता है? बोस का। बोस ने ऑर्डर दिया बेटा ऐसा चित्र बनाओ, तो चित्रकार को वैसा ही चित्र बनाना पड़ेगा। यानी सीधी सी बात है, जो दास होता है, मतलब कि जो चित्रकार होता है वो किसका? बोस का दास होता है। यानी चित्तरंजन दास है वो किसका? सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। ओके जी, ये चीज हमारे क्लियर हो गई, दिमाग के अंदर घुस गई। एक सेकंड रुको भाई। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। आधे जने तो गुड इवनिंग हुआ है। देखो भाई, उसके बाद हम लोग बात करते हैं महात्मा गांधी के। तो महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे उनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले भाई। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले किसके राजनीतिक गुरु थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु का नाम गोपाल कृष्ण गोखले। कैसे याद रखोगे भाई? महात्मा गांधी जी क्या कहने लग रहे हैं भाई? जिसके नाम के अंदर गोपाल आ गया, यानी गोपाल, भगवान श्री कृष्ण, ये सब एक ही व्यक्ति के तो नाम है, एक ही व्यक्ति के निकनेम है। गोपाल बोल दो, श्री कृष्ण बोल दो। ठीक है, तो यानी महात्मा गांधी क्या बोले? मैं तो सिर्फ साक्षात भगवान श्री कृष्ण को ही अपना राजनीतिक गुरु मानूंगा, उसके अलावा मैं किसी को नहीं मानूंगा। यानी गोपाल कृष्ण गोखले किसके राजनीतिक गुरु हो गए? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु हो गए। और जो गोपाल कृष्ण गोखले है, इनके राजनीतिक गुरु कौन थे? MG रनाडे। क्या थे? MG रनाडे। MG से क्या हो गया जी? GB रोड? अरे नहीं, MG रनाडे की फुल फॉर्म क्या होगी? MG से क्या बन गया तुम्हारे पास? महादेव गोविंद रनाडे। क्या हो गया? महादेव और गोविंद रनाडे। देखो इसको याद रखने की सिंपल सी ट्रिक है, मैं आपको समझाता हूं। नॉर्मल महात्मा गांधी की बात हो तो महात्मा गांधी क्या बोले? भगवान श्री कृष्ण
जो कि गोपाल भी हैं और भगवान श्री कृष्ण भी हैं, वो मेरे राजनीतिक गुरु हो गए, यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, अब भगवान श्री कृष्ण क्या बोले, भाई मेरे गुरु कौन होंगे, जो साक्षात गोविंद होंगे यानी भगवान विष्णु होंगे और साथ में महादेव होंगे। तो ये दोनों ही क्या है, मेरे राजनीतिक गुरु होंगे, यानी महात्मा गांधी के भगवान श्री कृष्ण के महादेव और गोविंद। इस तरीके से तीनों के राजनीतिक गुरु मेरे हिसाब से आप लोगों के याद हो गए होंगे। हाँ जी, उसके बाद आते हैं एक और व्यक्ति के राजनीतिक गुरु, यहां पर नहीं लिख रखा, स्वामी विवेकानंद। इनका भी मल्टीपल टाइम एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। स्वामी विवेकानंद के राजनीतिक गुरु कौन थे, बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा था, विवेकानंद के राजनीतिक गुरु कौन थे भाई। तो स्वामी विवेकानंद जी के जो राजनीतिक गुरु थे उनका क्या नाम था, तो उनका नाम क्या होता था भाई, तो उनका नाम था आप लोगों का रामकृष्ण परमहंस। क्या नाम था, रामकृष्ण परमहंस। नो बोले राम और कृष्ण जो कि सबसे ऊपर है, परम है, मैं तो सिर्फ उन्हीं को अपना विवेक से अपना गुरु मानूंगा। ठीक है, इस तरीके से आप लोग इसको याद रख सकते हो। सारे याद हुए या नहीं हुए सारे गुरु। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला देखो कौन सा है। भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना साल 1966 से 69 के बीच वार्षिक योजनाओं के बीच आई थी। बड़ा अच्छा प्रश्न और जमा टुच्चे लेवल का प्रश्न, बताओ सर जी, लेवल अप करो सीजीएल की तरह भाई। ये मत के बताऊं भाई जी, तेरी बात बता दी। एसएससी एमटीएस 10वीं लेवल का है आपका, ये जीडी के लिए मेरे भाई, स्पेशल जीडी सीजीएल के लिए नहीं है। ठीक है, तो जो लेवल एमटीएस का रहेगा वही जीडी का रहेगा मेरे भाई, दोनों 10वीं लेवल की परीक्षाएं हैं। इसमें मैं सीजीएल लेवल के प्रश्न दे दिया तो बड़का ही पैट जाएगी सारा सौदा। ठीक है, समय की बर्बादी वो अलग है। मान रहे हो इस चीज को। चले आगे, वेरी गुड। देखो तो कौन सी पंचवर्षीय योजना साल 1966 से 69 के बीच वार्षिक योजनाओं के बाद है। देखो मैं आपको पूरा सर्कल समझाता हूं। पहली बात तो एक योजना आयोग का गठन होता है। किसका, योजना आयोग का। योजना आयोग का गठन कब हुआ, नु बोले कि भाई जैसे ही मतलब कि भारत देश आजाद होया साल 1947 के अंदर, बोले आपकी पंचवर्षीय योजना स्टार्ट करेंगे। जवाहरलाल नेहरू जी ने बोले भाई कब से स्टार्ट करें, तो बोला जी 1 नंबर से पहली पंचवर्षीय योजना पहले नंबर से स्टार्ट करें। तो पहले नंबर का साल कौन सा आएगा जी, 1951 आएगा, तो 1951 में शुरू करेंगे। अब पंचवर्षीय योजनाएं चलाने के लिए कोई ना कोई आयोग तो बनाना पड़ेगा, तो वो आयोग बनाने के लिए डिसीजन लिया गया, उस आयोग का नाम रखेंगे हम लोग योजना आयोग। ठीक है, तो योजना आयोग का गठन कब होगा, यानी जिस साल से पंचवर्षीय योजनाएं शुरू होंगी उससे 1 साल पहले। तो साल 1950 में क्या है, योजना आयोग का, साल 1950 में योजना आयोग का क्या हुआ, आपका गठन हुआ। ओके जी। और जो योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष कौन होते हैं, तो जो भी भारत के पीएम साहब होंगे, प्रधानमंत्री जी होंगे, वही क्या होंगे, योजना आयोग के अध्यक्ष होंगे। तो पीएम साहब कौन है वर्तमान में, उस टाइम जिस टाइम पहली बार आपकी ये पंचवर्षीय योजना, उस टाइम पीएम साहब कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू जी क्या होंगे, आपके योजना आयोग के पहले अध्यक्ष होंगे। अगर कोई आप लोगों से पूछ ले कि योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या है, योजना आयोग के पहले अध्यक्ष थे। ओके जी, चीज हमारे समझ में आ गई। अब पहली पंचवर्षीय योजना पहले नंबर से शुरू होगी जी। पहला नंबर कौन सा है, साल 1951 है जी। और 1951 के अंदर क्या है हमारे पास, फर्स्ट पंचवर्षीय योजना आई भाई, पहली पंचवर्षीय योजना। और पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली, तो साल 1951 से लेकर 5 साल जोड़ दो, यानी साल 1956 तक क्या है आपकी पहली पंचवर्षीय योजना चली। ठीक है, अब पहली पंचवर्षीय योजना का मेन उद्देश्य क्या था, तो मेन उद्देश्य होगा जी, पहला काम पेट पूजा, बाकी काम दूजा। पेट पूजा के लिए अनाज कहां से आता है, खेतों से आता है। तो पहली पंचवर्षीय योजना का मेन उद्देश्य क्या था, कृषि है, वो पहली पंचवर्षीय योजना का मेन उद्देश्य था। ठीक है, अब खेती बाड़ी के अंदर जो फसलें होती है कैसी होती हैं, हरी हरी होती हैं। तो पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल के ऊपर आधारित थी, हैरोल्ड डोमर मॉडल के ऊपर। किस मॉडल के ऊपर, हैरोल्ड डोमर मॉडल के ऊपर आधारित थी। याद कैसे रखोगे, क्योंकि खेतों के अंदर जो फसल होती है किस कैसी होती है, हरी हरी होती है। तो हैरोल्ड डोमर मॉडल के ऊपर पहली पंचवर्षीय योजना हमारी आधारित थी। ओके जी, इसके अंदर हमने जो जीडीपी विकास है उसके जो ग्रोथ रेट है वो कितना मतलब सेट किया था, तो हमने 2.1% है, ये हमने इच्छा जताई थी, मतलब कि अपेक्षित था कि हाँ भाई इतनी हम लोग जीडीपी अचीव कर लेंगे। ठीक है, और वास्तविक प्राप्ति कितनी हुई, 3.6% की हमें प्राप्ति हुई। इसको कैसे याद रखोगे भाई, हमने तो 21, देखो
2.1 से क्या बन गया 21। हमने तो भाई 21 का लक्ष्य रखा था, लेकिन वास्तविकता में 36 का मतलब छाती, हमें तो छाती प्राप्त होगी डायरेक्ट। ठीक है, तो यानी कि 2.1% से 3.6%। याद हुई या नहीं पहली पंचवर्षीय योजना? हर एक साथी क्लियर हुई? हाँ जी क्लियर होगी। सेकंड नंबर पे आती है फिर, जैसे इसके अंदर फिर से आप लोग 5 साल जोड़ लो, 1956 से लेकर 5 साल जोड़ोगे यानी साल 1961 तक। ये आई हमारे पास कौन सी पंचवर्षीय योजना? ये आई जी अब हमारे पास सेकंड पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना। अब भाई हमने पेट भरने का तो इंतजाम कर लिया, भाई पेट पूजा का तो सारा सिस्टम हो गया, खाना पीना कर लिया, खेती बाड़ी तो खूब अनाज उत्पन्न कर लिया। अब क्या है, उस खाने को पचाने के लिए काम भी करना पड़ेगा, और काम धंधा करने के लिए क्या है, फैक्ट्री लगानी पड़ेगी। यानी सेकंड पंचवर्षीय योजना का मेन उद्देश्य क्या था? तीव्र औद्योगिकरण। क्या था? तीव्र औद्योगिकरण, यानी तेज गति से हमने उद्योग धंधे लगाने हैं। ठीक है, तभी जाके क्या है भाई सारा खाया पिया पचेगा। और उद्योग धंधे कैसे होते हैं जी? महा होते हैं, बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, तो ये किस मॉडल के ऊपर आधारित होगी? ये महालनोबिस मॉडल के ऊपर आधारित होगी, पीवी महालनोबिस मॉडल। ठीक है, याद रह जाएगा ना, महा बड़े बड़े होते हैं, महालनोबिस मॉडल के ऊपर आधारित थी। ओके जी, ये चीज भी हमारे समझ में आ गई। इसके अंदर हमने कितना लक्ष्य रखा था? इसके अंदर हमने लक्ष्य रखा था जी 4.5% का जी। ठीक है, और हमें प्राप्ति कितनी हुई जी? प्राप्ति हुई जी इसका आधा, यानी 4.25 का हमने मतलब कि हमने प्राप्ति करी। ओके जी, ये चीज भी हमारे समझ में आ गई, दिमाग के अंदर घुस गई। ये थी हमारी 2 पंचवर्षीय योजनाएं। उसके बाद फिर आई हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना, जो कि साल 1961 से 66 तक चलनी थी। अब इस समय क्या हो गया, 1962 के अंदर एक तो भारत चीन का युद्ध हो गया। थर्ड पंचवर्षीय योजना के अंदर क्या हो गया, एक तो भारत चीन का युद्ध हो गया साल 1962 के अंदर। और इस युद्ध की वजह के देखो, अब युद्ध होगा तो सीधी सी बात है देश का पैसा लगेगा। ठीक है, तो सारा पैसा युद्ध के अंदर लग गया, जिसकी वजह से क्या है, हम लोग आर्थिक रूप से कमजोर पड़ गए, और हमारी जो पंचवर्षीय योजना इसका लक्ष्य हमारा फ्लॉप हो गया। फिर पाकिस्तान के साथ युद्ध हो गया 65 के आसपास, फिर जुट बाजिया, फिर हम लोग फैल हो गए, यानी तीसरी पंचवर्षीय योजना होगी हमारी असफल। और जब तीसरी पंचवर्षीय योजना असफल हुई तो उसके बाद हम लोग ने बोले अब हमारा नई पंचवर्षीय योजना निकालने का ब्योत नहीं है, अब हम लोग है 3 साल का हॉलीडे लेंगे, रेस्ट करेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लान हॉलीडे। ठीक है, तो आपसे एग्जाम के अंदर पूछा था कि प्लान हॉलीडे कब आया था या योजना अवकाश कब आया था, तो साल 1966 से 69 तक 3 साल तक आपका क्या रहा था, प्लान हॉलीडे आया था। और इसके बाद जो आया था वो क्या था, आपकी चौथी पंचवर्षीय योजना आई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। पंचवर्षीय योजनाओं का टॉपिक दिमाग में घुसाया नहीं घुसाया, एक बार के लिए कमेंट करके बताओ फटाफट से। धन्यवाद भाई। बिल्कुल, ये योजना बहुत ही असफल हुई थी भाई। स्नेहा असफल योजना, बिल्कुल बिल्कुल। गुरुजी आज बहुत दिन बाद लाए। हाँ भाई बिल्कुल, बहुत दिन बाद आए। हाँ, घुस गया जी। कौन का है वो, कहाँ घुस गया? नु तो बताए नो तो गाँव को दिमाग में घुस गया, नो घुस गया जी। एंडी बालक। हाँ भाई, चलें आगे। चलो आगे चलते हैं भाई। अगला प्रश्न देखो क्या है, युवा वयस्कों के लिए हृदय स्पर्शी प्रसंगों के संग्रह द डे आई स्टॉप्ड ड्रिंकिंग मिल्क पुस्तक के लेखक कौन है? मतलब ये एक बुक दी गई है भाई, युवा और जो वयस्क लोग हैं, मेनली वयस्क का मतलब समझते हो, 18 प्लस के जो बच्चे हैं, व्यक्तित्व हैं, उनके लिए ये बुक लिखी गई है। बुक का क्या नाम है भाई, ऐसा दिन जिस दिन मैं दूध पीना बंद कर दूंगा। ठीक है, मतलब बुक का क्या नाम है भाई, ऐसा दिन जिस दिन मैं दूध पीना बंद कर दूंगा। अब देखो सीधी सी बात है, दूध पीना बंद कौन करता है? जो जमाए शुद्ध मानस हो, जो जमाए शुद्ध व्यक्ति हो ना, जिसने किसी भी चीज का ना बेरा हो, जो कि में कर्म कांड का ना हो। ठीक है, वो व्यक्ति कहेगा नहीं 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 मैं दूध नहीं पीऊंगा, नहीं नहीं क्या पता क्या हो जाए, मेरे होठ खराब हो गए, क्या पता अंदर कोई दिक्कत हो जाए, नहीं 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 मैं दूध नहीं पीऊंगा। यानी उससे ज्यादा कोई शुद्ध मानस कोई धरती पर ही नहीं मिलेगा भाई। शुद्ध मतलब समझ गए, उससे ज्यादा कोई भोला मानस इस धरती के ऊपर ही नहीं मिलेगा मेरे भाई। ठीक है, जो व्यक्ति दूध पीने से मना कर दे,
ठीक है। तो यानी कि ऐसा दिन जिस दिन मैं दूध पीने से मना कर दूंगा तो उस दिन तो क्या है वो आदमी शुद्धा बन जाएगा, शुद्धा मूर्ति जो बढ़ती शुद्धा कौन करवाया करते भाई, हमने तो अपना बैल है, हमारा जो बैल है हमने वो हमारा बैल शुद्धा करवा दिया, ठीक है। तो वो आदमी भी उस दिन शुद्धा हो जाएगा जिस दिन उन्होंने दूध पीना छोड़ दिया। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाए, शुद्धा मूर्ति है इनके द्वारा क्या है ये बुक लिखी गई, ऐसा दिन जिस दिन मैं दूध पीना बंद कर दूंगा, ठीक है। सीटी मेंस बैच की वैलिडिटी कितने दिन की है सर? वैलिडिटी शायद 9 महीने की है, मे बी। चलें आगे, चलो जी अगला प्रश्न हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा मिट्टी से फसलों के लिए आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्वों का उदाहरण है भाई, जो कि बहुत ही जरूरी। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं, आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व कौन से होते हैं? ये वो होते हैं जो कि मिट्टी के अंदर नेचुरली नहीं पाए जाते, ठीक है, जो कि क्या है नेचुरली नहीं पाए जाते, नहीं प्राकृतिक रूप से हमें मिट्टी के अंदर नहीं मिलते, ठीक है। होते हैं लेकिन कम मात्रा के अंदर होते हैं, पौधों को मतलब भरपूर मात्रा के अंदर नहीं मिलते। तो ऐसे केस के अंदर क्या है, खेत के अंदर किसी ना किसी खाद बीज का छिड़काव करना पड़ेगा, उसी के बाद क्या ये पोषक तत्व हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो कौन सा है जो सूक्ष्म पोषक तत्वों का उदाहरण है, यानी जो कि हमें मिट्टी में नहीं मिलता, हमें एक्सटर्नल फैक्टर डाल के उसको उत्पन्न करवाना पड़ता, तो वो है आपका लोहा, आयरन। पेपर के अंदर सबने गलत कर रखा था, सारे जने नाइट्रोजन ठोक के आ रहे थे, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखना, लोहा क्या है फ्री में नहीं मिलता भाई, उसके लिए पंगे लेने पड़ते हैं, जब जाके खेत में छिड़कोगे तब जाके लोहा मिलेगा, ठीक है जी। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखो क्या है। 1565 में आसिफ खान के नेतृत्व में मुगल सेनाओं ने डैश पर हमला किया था। यह बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा गया, बहुत ही मतलब मजेदार प्रश्न है, ठीक है, और इंटरेस्टिंग प्रश्न भी है, बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न है। मैं आपको बताता हूं, यह कहानी है रानी दुर्गावती की भाई, ठीक है। और इतनी अच्छी कहानी आप लोग सुनोगे, आप लोगों का मन खुश हो जाएगा। जो आप लोगों ने एक नाम सुना, गोंडवाना लैंड, शब्द सुना हो गोंडवाना, तो पुराने समय के अंदर एक गोंडवाना नाम की जगह थी जहां की रानी होती थी रानी दुर्गावती। और मुगलों का काम क्या होता था कि जहां पर भी ये दिखे कमजोर शासक है उसके ऊपर अटैक करके उसके ऊपर क्या कर ले हम लोग, कब्जा कर ले। तो उस टाइम एक मुगल शासक होया करता आसिफ खान, ठीक है। तो 1565 ईस्वी के अंदर, मतलब इसका शासन कौन था खुद का, मतलब समझ लो अकबर ने भेजा था यो, ठीक है। तो यो भेजा था बजा मुगल सेनाओं जाओ इसके नेतृत्व में और इस जगह को कब्जे के अंदर लो, ठीक है। ये तो मतलब एक तरीके से सेना का लीडर था, ठीक है। तो गोंडवाना के अंदर भेज दिया। रानी दुर्गावती अकेली महिला शासिका, आप ये समझो महिला शासिका, और आजकल की महिलाएं हैं गली के अंदर दो लफंगे जाते हैं उससे डर जाती है, डरना नहीं चाहिए, मतलब साहस करके आगे आया करो, ठीक है। इतने मतलब नो समझो पुरुषों का दायरी सासे सौदा एक आधी जगह कितने गलत जगह लात लग जाए साफे हो जाए मरे जाएंगे, ठीक है। तो डरा मत करो, घबराया मत करो। तो यह अकेली रानी दुर्गावती भाई तलवार लेके युद्ध के मैदान के अंदर आ गई भाई, ठीक है। और इसके साथ लड़ी आसिफ खान के साथ, नू नहीं कि भाई हाँ उड़ डर गई। 6 दिन तक युद्ध चला, 6 दिन तक। छठे दिन क्या हुआ, रानी दुर्गावती जैसे युद्ध करने लग रही थी फुचुर फुचुर आसिफ खान के साथ, अचानक रानी दुर्गावती ने ऐसे दाव मारा और ऐसे खचक कराया, और जो ये आसिफ खान है भाई इसका सिस्टम कट गया, ठीक है, गया। इसके बाद क्या है, फिर मतलब कि आसिफ खान कमजोर होकर घुटनों पे ऊपर आ गया था। एक बार खातर दोनों लगा था दोनों आसिफ खान मरे लिया, लेकिन फिर से आसिफ खान ने वापस कम बैक किया और फिर भाई रानी दुर्गावती की गर्दन काट दी गई और इनको मौत के घाट उतार दिया गया। इस तरीके से मुगलों ने क्या गोंडवाना के ऊपर कब्जा किया था, और इसी गोंडवाना का पुराने समय के अंदर जो नाम था उसका नाम था गढ़कटंगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है, गढ़कटंगा, ठीक है। इसको इसीलिए बोलते गढ़कटंगा, भाई उसका अंग काट दिया था, कटंगा का मतलब उसका अंग काट दिया था, ठीक है, किसके द्वारा, रानी दुर्गावती जी के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाए, किसका अंग कट गया था, आसिफ खान का एक महत्वपूर्ण अंग कट गया था भाई। याद हुआ या नहीं हुआ हर एक साथी के, बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छी कहानी के साथ याद रखो तो बहुत अच्छा है। एसएससी एमटीएस, और एक भी प्रश्न को आप हल्के में नहीं ले सकते, ठीक है। कभी आप ये सोचो ना वैसे ही चल जाएगा काम, ये सारे अभी आए हैं एमटीएस के अंदर 10वीं लेवल का, ये तुम्हारी एडीक्यूटी ने लिए हैं पेपर, ठीक है। ओके जी, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखो क्या है, गंगा दशहरा डैश महीने में मनाया जाता है। ये बड़ा अच्छा प्रश्न है और इसको मैक्सिमम बच्चे गलत करके आते हैं। तुम बताओ गंगा दशहरा किस महीने के अंदर मनाया जाता है, एसएससी एमटीएस के अंदर है, बताओ, बताना एक बार, गंगा दशहरा किस महीने में मनाया जाता है? सर प्लीज, क्या हुआ?
सर प्लीज बल प्रदर्शन कर दो ना भाई, कमजोरी आ रही शरीर में। तुम ये बताओ इसका आंसर क्या आएगा? आया किस जाति का आंसर? अक्टूबर अक्टूबर अक्टूबर, नवंबर नवंबर। मैक्सिमम बच्चों का अक्टूबर और नवंबर है भाई, मैक्सिमम का। बहुत बढ़िया। लेकिन एक मिनट, पंकज कश्यप ने बिल्कुल सही आंसर दिया, बाकी सबका गलत है भाई। कश्यप साहब बधाई हो, अपना फोन नंबर भेज देना भाई, 20 रुपया गूगल पे कर दो, बर्गर खा लिए मेरे भाई। ठीक है, गंगा दशहरा आपका जून के महीने के अंदर सेलिब्रेट होता है, और ये प्रश्न एसएससी वाले हर साल देते हैं और मैक्सिमम बच्चे इसको गलत करके आते हैं। अगर आपसे नॉर्मल दशहरा पूछे तब आप उसको अक्टूबर नवंबर का महीना ठोक सकते हो। अगर गंगा दशहरे की बात हो तो ये आपका हर साल जून के महीने में सेलिब्रेट होता है, कभी भी अक्टूबर नवंबर के महीने में सेलिब्रेट नहीं होता। और हर साल एग्जामिनर पूछता तब भी बच्चे गलत ठोक के आते हैं भाई। ये भाई मेरे लिए ऐसा माना जाता है भाई, जिस दिन ये गंगा दशहरा बना था भाई, इसी दिन क्या है, जो गंगा नदी है उसकी उत्पत्ति भारत देश के अंदर हुई थी। ठीक है, तो उसी याद के अंदर ये गंगा दशहरा है, ये फेस्टिवल आपका सेलिब्रेट किया था। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हर साल की तरह फिर गलत। भारत में सेवा कर किस वर्ष लागू किया था? सेवा कर का मतलब हो गया सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स का मतलब समझते हो? जैसे अब इस सर्विस टैक्स का नाम बदल के रख दिया गया जीएसटी। ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, अभी 2017 के अंदर, पहले सर्विस टैक्स था। कहानी क्या है, एक बार आप कहानी को समझो। कहानी ये है, जैसे ही हमारा देश आजाद हुआ 1947 के अंदर, तो कुछ लोग, कोई प्रधानमंत्री बन गया, कोई वित्त मंत्री बन गया, कोई फलाना मंत्री, कोई कुछ अलग अलग लोग बन गए, लेकिन इनको देश चलाना नहीं आता था भाई। ठीक है भाई, या तो पुराने समय के अंदर मुगलों को देश चलाना आता था, अंग्रेज लोगों को एक्सपीरियंस था, तो सारे देश के ऊपर कब्जा कर दे फिर कर दे, तो उन्हें भी देश चलाना आया करता। अपने वालों को देश चलाना नहीं आता था, क्योंकि कभी कोई देश चलाया तो नहीं, हमेशा दूसरे उनका ही शासनकाल रहा था। लगभग ये समझो भाई, उससे पहले दिल्ली सल्तनत का शासनकाल था, फिर मुगल आ गए, मुगलों के बाद अंग्रेज आ गए, तो कुल मिला के आप लोग ये बोलो भाई 700-800 साल है किसी और ने ही देश चलाया। तो अपने वालों के हाथ में अचानक देश आ गया, तो इनको रन नहीं करना आया। इन्होंने हर जगह लो सरकारी पैसा, हर जगह इन्होंने सरकारी पैसा ठोका। अब हर जगह सरकारी पैसा ठोकोगे तो सीधी सी बात है, सरकार के पास पैसे की कमी होगी। तो एक समय ऐसा आया जिसको हम लोग बोलते हैं साल 1990 से लेकर जो 92 तक का पीरियड था, ये पीरियड, इस पीरियड के अंदर है देश के पास पैसा जीरो हो गया। ठीक है, जीरो मतलब इतना भी जीरो नहीं हुआ, मात्र 15 दिन का पैसा बचा था, मात्र 15 दिन का। ठीक है, मात्र 15 दिन का पैसा बचा था देश के पास। उस समय भारत के वित्त मंत्री बने आपके डॉक्टर मनमोहन सिंह, और डॉक्टर मनमोहन सिंह जो कि हमारे अभी प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं भाई, नरेंद्र मोदी से पहले यही थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, तो ये बाद में पीएम बने थे, पहले वित्त मंत्री होते थे, बहुत तगड़े अर्थशास्त्री थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने सारी अरेंजमेंट करी, दूसरे देशों से लोन लिया, गोल्ड वगैरह रखा, वगैरह वगैरह, बहुत सारी नीतियां अपनाई। ये नीतियां अपनाने के बाद इन्होंने हमारे देश का कमबैक करवाया। ठीक है, वरना अभी भी तुम किसी देश के गुलाम होते। ठीक है, तारा कोरडे लाग दे, ब्लडी इंडियंस फचक देश यार, तामने गोबर चक दे फिर दे। धन्यवाद करा करो मनमोहन सिंह का, आगे समझ के मेरा कड़प 12 में उन अंग्रेजा तलवे चाटने पड़ते। ठीक है, तो मनमोहन सिंह ने ये सारा सिस्टम किया। उसके बाद फिर मनमोहन सिंह ने ही सजेशन दिया कि भाई जो तुम ये खुला खर्चा करने लगे रहे हो ना, ठीक है, इससे देश की अर्थव्यवस्था डूब जाएगी। ठीक है, तो इस खुले खर्चे की बजाय कुछ ऐसी तकनीकें अपनाओ जिससे दूसरे देशों की कंपनियां भी भारत में आए। पहले भारत सरकार ने ये रूल बना रखा था कि हम लोग विदेशी कंपनियों को भारत में नहीं आने, क्योंकि फटती थी सबकी, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी भी, अंग्रेज भी तो ऐसे ही आए थे, भारत के अंदर बिजनेस करने के लिए आए थे और कब्जा कर लिया। तो इनको डर लगता था कभी कोई और दूसरी कंपनी आए बिजनेस करने के लिए और कब्जा कर ले, तो ये कंपनियों को अनुमति ही नहीं देते थे कि आप लोग हमारे देश के अंदर बिजनेस करो। ठीक है, फिर मनमोहन सिंह जी ने ये रास्ते सुझाए। उसके बाद फिर हमारे देश ने परमिशन दी, जिसको हम लोग बोलते हैं कि नई नीति लेके आए थे, एलपीजी। ठीक है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। बहुत बार पूछा जाता है एलपीजी कब आया, एलपीजी कब आया, एलपीजी की फुल फॉर्म बताओ। ठीक है, तो लिख लो लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब हो गया उदारवाद। ठीक है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, मल्टीपल टाइम आते इसकी फुल फॉर्म आधे जने नु देखी जावे हैं। एलपीजी तो जो सिलेंडर का माया कर दिया, इधर कैसे जी से बढ़िया ग्लोबलाइजेशन, मतलब कि जितनी भी प्राइवेट कंपनियां हैं, ठीक है, उनको आजादी दो, उनको प्राइवेट करो मैक्सिमम चीजों को, और ग्लोबलाइजेशन यानी विश्व लेवल के ऊपर खेल लो।
ठीक है, दूसरे देशों की कंपनियों से अपने देश के अंदर इन्वेस्टमेंट करवाओ वगैरह वगैरह, ये सारा सिस्टम है। तब जाके हमारा देश उभरा था। उसके बाद फिर हमने एक टैक्स लगाया जिसका नाम था सर्विस टैक्स। तो सीधी सी बात है यार, इस टाइम हमारा डाउनफॉल चलने लग रहा था, तो इसके बाद ही सर्विस टैक्स लगेगा। इसके बाद कौन सा साल आया? डायरेक्ट 1994 आया था। तो 1994 के अंदर क्या है? सर्विस टैक्स का इंट्रोडक्शन हुआ। बस सिंपल सा था फंडा। अगर कंसेप्ट समझ में आ गया ना, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अरे तो एक्सपेक्टेड ही तो करवाने लग रहा हूं, इससे रिलेटेड ये करवाने लग रहा है एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, और मैं क्या करवाने लग रहा हूं? एक्सपेक्टेड एंड ही मानस है यार। ये तो मेरी शिफ्ट में था, मैंने 2008 कर दिया, तभी तो इधर क्लास में बैठे है। नहीं तो लग ज्वाइनिंग की तैयारी करता। चले भाई आगे। सर मैथ की क्लास भी चालू कर दो भाई। मैथ वाला सर का घर में है ब्याह, ये मैं कुकर धक्का तो करवाऊं। एक सेकंड रुक जाओ सर। हमारे यहाँ मेला लगता है दशहरे का हरिद्वार में। कोई बात नहीं, मैं दशहरा का मेला लगता है उसको ज्वाइन करो, ठीक है। उस मेले के अंदर अपनी शॉप लगाओ, दुकान लगाओ, ठीक है। मेला घूमने के लिए मत जाओ आप, दुकान लगाओ। चलें आगे। बहुत बढ़िया भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, उराली भाषा मुख्य रूप से कहां पर बोली जाती है? भाई ये बड़ा टुच्चे लेवल का प्रश्न है। अब इसके अंदर मैक्सिमम बच्चे कंफ्यूज है। उराली भाषा, उत्तरी भारत, पश्चिमी भारत, पूर्वी, दक्षिणी। आप मेरे को ये बताओ, तुम्हें कौन से भारत की भाषा समझ में नहीं आती? सीधी सी बात है, साउथ इंडिया के अंदर जाते कुछ भी समझ में नहीं आता। तो उराली भाषा कहाँ की? दक्षिण भारत की। आंख खोल के ठोक दिया करो, कोई दिक्कत की बात ही नहीं। अगला चलो। डैश का कर्तव्य सैन्य अभियानों का नेतृत्व करना और अपने एकता में कानून और व्यवस्था को बनाए रखना था। ये क्या कुछ सिस्टम है, इसके बारे में समझाओ जी। ये एकता, व्यवस्था और सेनाओं को मजबूत रखना, ये किसका काम होता था? ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया। पहली चीज तो देखो, मैं आप लोगों को इसके अंदर एक चीज और सिखा देता हूं, जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों ने पढ़ी भी नहीं होगी। ज़कात। ज़कात पता है ज़कात क्या होता है पार्थ? ज़कात नहीं पता जी? अरे सोचो तो पार्थ, एक बार के लिए सोचो तो, ज़कात होता क्या है? नहीं पता जी, नहीं पता जी। और तो तुम्हें पता किस चीज का, ये तो बता दो। नहीं पता जी, नहीं पता जी, ना माटी कुटवाया करो। देखो मैं आपको समझाता हूं। अब क्या होता था ज़कात, पहले तो ज़कात को समझो। ज़कात होता था टैक्स, जो कि किससे लिया जाता था? मुस्लिम लोगों से। मुस्लिमों से भी टैक्स लिया जाता था। मुस्लिम तो शासन करते थे जी, इन्होंने टैक्स कब दिया? अरे दिया था, टेंशन ना लो। मुस्लिम लोगों से जो टैक्स वसूलते थे, मल्टीपल टाइम आया हुआ है एग्जाम के अंदर, मुस्लिम लोगों से लिया जाने वाला टैक्स, उस टैक्स को हम लोग क्या बोलते थे? उसको हम लोग ज़कात बोलते थे। ओके जी। जो हिंदुओं से टैक्स लेते थे उसको क्या बोलते थे? उसको बोलते थे जजिया। जजिया क्या है? गैर मुस्लिम, यानी मुस्लिम से अलग जो बच गए, गैर मुस्लिम से लिया जाने वाला टैक्स होता था, उसको क्या बोलते थे? उसको बोलते थे जी जजिया। ओके जी, ये चीज भी समझ में आ गई। फिर आता मनसबदार। मनसबदार क्या होते थे? ये मनसबदारी प्रथा ये अकबर के द्वारा शुरू करी गई थी, ठीक है। अकबर के द्वारा क्या है आपकी मनसबदार जो ये मनसबदारी प्रथा है, इसकी शुरुआत की थी अकबर के द्वारा शुरुआत हुई। इसके तहत ये मनसबदार होता क्या था? ये मेनली होती थी मतलब कि मनसबदारी एक व्यवस्था जिसके तहत आपको सैनिक और घोड़े दिए जाते थे। जैसे मैंने आपको बोल दिया कि मैंने आपको 10,000 मनसबदारी दे दी। 10,000 मनसबदारी का मतलब है भाई, मतलब जैसे मान लिया मैं अकबर हूं, मैंने कह दिया ले बते तू ले जा 10,000 मनसबदारी, यानी मैं तेरे को 10,000 तो सैनिक दूंगा, साथ में घोड़े दूंगा, ठीक है, साथ में हाथी दूंगा, और जो भी सेना का खर्चा वो होगा वो सारा मेरे द्वारा दिया जाएगा, ठीक है। और तेरे को जैसे मान लिया भाई यूपी है, यूपी को तेरे को कंट्रोल में रखना, वहां की सारी व्यवस्था को बैलेंस में रखना है, कोई भी विरोध ना कर पाए, कोई भी विद्रोह ना हो, विद्रोह हो तो दबा दिए साड़िया ना उड़ेगी उड़े हाथों हाथ, ठीक है। तो ये सारी चीजें करने के लिए इसको बोलते थे मनसबदारी प्रथा। ये किसके द्वारा स्टार्ट करी गई थी? अकबर के द्वारा। तो बच गया मुक्ति। तो जो मुक्ति का काम होता है, मुक्ति का क्या काम होता था? सैन्य अभियानों का नेतृत्व करना, यानी जो भी सेना होगी, सेना के अंदर जो आपका लीडर होता है, यानी एक तरीके से जो सेनापति होता था, उस सेनापति को ही क्या बोलते थे? मुक्ति। यानी इसको कैसे भाई, सेनापति या तो भाई अपना राज्य अरवाए देगा, ठीक है, खुद मुक्ति पा लेगा,
या फिर क्या दूसरा राज्य थी मुक्ति दिवा देगा। तो मुक्ति का काम था सैन्य अभियानों की लीडरशिप करना और अपना इकता किसको बोलते थे उस टाइम, जो राज्य होता था राज्य को इकता बोलते थे। जैसे मान लिया यूपी राज्य है, हरियाणा राज्य है, पंजाब, इनको इकता बोलते थे, ठीक है। और अपने राज्य इकता के अंदर क्या कानून व्यवस्था को बनाए रखना किसका काम होता था, मुक्ति का काम होता था भाई, ठीक है। ओके जी, आगे चलते हैं। भारत में 20 रुपए का नोट पहली बार है किस वर्ष जारी किया गया था? बड़ा ही अच्छा प्रश्न पूछेगा, बताओ भाई 20 रुपए का नोट पहली बार कब जारी हुआ था? बड़ा अच्छा प्रश्न है, बता दो 20 रुपए का नोट पहली बार भारत में कब जारी हुआ? आया ही नहीं यार कुछ। चलें भाई, बहुत बढ़िया भाई 1972 जिसका भी 1972 है बहुत सही, सबका बिल्कुल सही है भाई। तो साल 1972 के अंदर इसको कैसे याद रखोगे? देखो भाई, जो आपकी बैंकिंग की प्रक्रिया, जो लेन देन की प्रक्रिया है, उसको और बेहतर करने के लिए 1972 से क्या बन गया, बेहतर, यानी उसको और अच्छे से इंप्रूव करने के लिए ही क्या है 20 रुपए का नोट जारी किया गया था। क्योंकि पहले, इससे पहले सिर्फ 10 रुपए का नोट होता था, ठीक है। और आपका 5 रुपए का किस किस साथी ने भाई 5 रुपए का वो नोट देखा जिसके ऊपर ट्रैक्टर चलता हुआ, मतलब कि वो होता था मतलब ग्रीन कलर का नोट होता था और उसके ऊपर ट्रैक्टर, जैसे किसान है वो खेत के अंदर ट्रैक्टर चलाने लग रहा है और उसकी फोटो होती थी। किस किस साथी ने देखा भाई? एक बार थम्स अप करना, ऐसे अंगूठा करके भेजना, क्या मैं हमने देखा है ट्रैक्टर चलता हुआ नोट 5 रुपए का, ठीक है। तो ये याद रहे 1972 का मतलब भाई इस व्यवस्था को बेहतर करने के लिए, ठीक है, बैंकिंग प्रणाली लेन देन को बेहतर करने के लिए साल 1972 में चीज आपकी लागू हुई थी। ओके जी, अभी सरकार एक और नई चीज सोचने लग रही थी। मेरा हिसाब तो नु कौन समझ मान दिया, अपना भारत देश है ना और सारी चीजें बढ़िया है, टैक्स प्रणाली में सबता घटिया है। अपना भारत देश पूरी दुनिया में सबता फालतू टैक्स ले हुआ है, सबता फालतू टैक्स, ठीक है। हाईएस्ट टैक्स है, फैसिलिटी दे हुआ है 0। जैसे मैं आपको एक चीज बताता हूं, जैसे मान लिया कि तुम लोग अच्छा खासा पैसा कमाने लगे, ठीक है, तुम लोग भरते हो मान लिया 5% टैक्स। एक तरफ मान लिया मैं खड़ा हूं, मैं भरू हूं 0% टैक्स, या और भी जो आम जनता वो कोई टैक्स कौन भर दी भाई? फर्क क्या है? मान लिया आप लोग टैक्स भरने लग रहे हो 5%, आपको क्या अलग फैसिलिटी मिलने लग रही है भाई? कोई हॉस्पिटल के अंदर आपको फ्री सुविधा मिलने लग रही हो, या आपका बच्चा फ्री में बढ़िया स्कूल में पढ़ने लग रहा हो, या आपको कोई और फ्री सुविधा, और नहीं तो कम से कम एक गाड़ी दे दो पुलिस के आगे पछा चालाने खातर है, कम से कम टोरा तो बन जाए, टैक्स भरा है इस नाम का। लेकिन ना, कोई फैसिलिटी नहीं मिलती, तो आदमी टैक्स क्यों भरेगा भाई? टैक्स भरने के लिए मोटिवेट भी नहीं होगा। इसीलिए भारत के अंदर सबसे ज्यादा टैक्स चोरी भी होती है, वो इसीलिए होती है। जो मैं आपको दूसरे देशों की एक चीज बताऊं, आप लोग एक देश के बारे में बताता हूं, पोलैंड देश के बारे में। मतलब मैं कहीं पे बाहर गया हुआ था घूमने, तो उस टाइम पोलैंड देश के मेरे को मतलब 2-3 मिले थे नागरिक, ठीक है। तो मैं उनसे पूछने लग रहा था उनका टैक्स सिस्टम के बारे में, तो उन्होंने बताया कि भाई हमारे देश के अंदर ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए टैक्स लगता है, टैक्स इतना नहीं लगता, बहुत कम लगता है, मात्र 2 से 3% टैक्स लेते हैं हम लोग, ठीक है। और वो भी पूरे साल का एनुअल लगता है, जैसे अपने देश के अंदर लगता है वैसे ही, ठीक है। जीएसटी वगैरह कुछ नहीं उनके देश में। तो ये जो टैक्स लगता है इसके बदले में हमको फैसिलिटी मिलती है। फैसिलिटी क्या? हमारे देश में कोई भी प्राइवेट स्कूल नहीं है, नो प्राइवेट स्कूल, ओनली गवर्नमेंट स्कूल, अलाउड ही नहीं है प्राइवेट स्कूल खोलना। दूसरा, केवल सरकारी हॉस्पिटल है, कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं, केवल सरकारी हॉस्पिटल, चाहे कोई अमीर हो चाहे गरीब हो, सबका जो इलाज होगा वो सरकारी हॉस्पिटल में होगा, ठीक है। नो बोले ना तो हमको हेल्थ की चिंता, बच्चे हम कितने बीमार हो, जैसे मेरा पैर कट जाए, कितनी भयंकर बीमारी हो, सारा इलाज फ्री में होगा हॉस्पिटल के अंदर, ठीक है। ना मैंने मेरे बच्चे की एजुकेशन की चिंता कि मैंने प्राइवेट स्कूल में लाखों में फीस भरनी है, ठीक है, चेक कितना है, मतलब कुकर हो, सारा का सारा गवर्नमेंट स्कूल का मैं पढ़ाना है, ठीक है। तो मैं तो यार बाज की टैक्स भरू हूँ, ठीक है। मेरा तो चाह है कि मैं कुछ भी ना छोड़ूं, मैं खूब भर के टैक्स भरूं, मानने लग रहे हो इस चीज को। तो ये चीज देखी जाती है। ओके, तो 1972, आगे चलें,
अगला देखो क्या हमारे पास, अगला हमारे पास आता धांगड़ के नाम से जाना जाने वाला नृत्य रूप डैश राज्य में लोकप्रिय। धांगड़ जो नृत्य रूप है किस राज्य के अंदर लोकप्रिय? गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड या गोवा। देखो धांगड़ से बन गया धनगढ़ना, धानगढ़ से धन प्लस में गढ़, ठीक है। आपका जो धन है वो कहां पर गढ़ जाता है? जब आप घूमने के लिए जाते हो, और घूमने के लिए आप कौन सी जगह पे जाते हो जी? गोवा वाले बीच पे जाते हैं। गोवा वाले बीच पे जब हम यासी करते हैं ना, बारों के अंदर ऐसे 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 नोट उड़ाते हैं, तब क्या होता है? हमारा सारा धन वहां पर गढ़ जाता। तो यानी जो धनगढ़ नाम का जो डांस है ये आपका कहां पर? गोवा राज्य के अंदर मेनली होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। एक महीने से आपसे पढ़ने लगा हूँ, जीएस में 80% क्वेश्चन ठीक होने लगे। वेरी गुड, बेहतरीन। आगे चलो, दिल्ली ए नोवेल पुस्तक के लेखक कौन है? बड़ा अच्छा प्रश्न है, बहुत ही प्यारा प्रश्न। मैं आप लोगों को देखो हिंट देता हूं, ठीक है। हिंट दूं, दो व्यक्तियों के नाम बताऊंगा, देखो लो। ट्रेन टू पाकिस्तान, ट्रेन टू पाकिस्तान, इतना हिंट दे दिया। अब बता दो कि यह पुस्तक किसकी है। एक और देता हूं, ट्रूथ, लव एंड ए लिटल मैलिस। मैलिस का मतलब होता है दुर्भावना, मन के अंदर जो गंदी भावना होती है। इसकी मैंने ट्रिक बना रखी थी, मैलिस से बन गया मैल। आपके मन में मैल है, ठीक है, दुर्भावना, गंदी भावना किसी के प्रति, मैलिस, ठीक है। ट्रूथ, लव एंड लिटिल मैलिस। और दो हिंट, बस दो हिंट तो बते रे। आया किस जाति का आंसर? ए ए ए, सबका बिल्कुल सही, वेरी गुड भाई। तो खुशवंत सिंह है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। खुशवंत सिंह के द्वारा एक पुस्तक लिखी, दिल्ली ए नोवेल, ठीक है। तो दिल्ली ए नोवेल पुस्तक भी किसकी होगी? खुशवंत सिंह की, ठीक है। ये जो पुस्तकें मैंने आपको बता रखी है, ट्रेन टू पाकिस्तान, ट्रूथ, लव एंड ए लिटिल मैलिस, ये भी किसकी है? खुशवंत सिंह की। तीनों पुस्तकें याद रखनी, तीनों अखबार उसके पेपर के अंदर आती है, एग्जाम के अंदर मल्टीपल टाइम याद कैसे? देखो ट्रेन टू पाकिस्तान, देखो पहली बात तो भाई हम लोग दिल्ली के ऊपर एक नोवेल लिखने लग रहे थे। कैसे याद रखोगे भाई? हम लोग बड़े ही खुश थे, ठीक है। पहली खुशी का कारण क्या था कि हम लोग दिल्ली के ऊपर एक नोवेल लिखने लग रहे थे, और उस नोवेल के अंदर हमने स्टोरी लिखी ट्रेन टू पाकिस्तान। भाई जब हमारा देश आजाद होया तो कैसे जो मुस्लिम समुदाय के लोग थे वो पाकिस्तान के अंदर शिफ्ट हो गए पूरी ट्रेन लेके, ठीक है। हम लोग बहुत ज्यादा उसके अंदर खुश हुए, ठीक है। और ये हमारे मन की सच्चाई भी है, हमारे मन का प्यार भी है, और थोड़ी सी हमारे मन की दुर्भावना भी है। इस ट्रिक से आपके तीनों बुक याद रहेंगे। कैसे याद रखोगे? हम लोग दिल्ली के ऊपर एक नोवेल लिखने लग रहे थे, उसके अंदर हम लोग बहुत ज्यादा खुश हुए क्योंकि हमने देखा कि एक ट्रेन पाकिस्तान के अंदर जाने लग रही है, सारे के सारे को लेके जो कि उस देश में जाना चाहते हैं। ये हमारे मन की सच्चाई थी, हमको बहुत ज्यादा खुशी हुई। खुशवंत सिंह, हमारा प्यार भी था, ठीक है, और हमारे मन में थोड़ी सी दुर्भावना भी थी। तीनों किताबें याद हुई या नहीं? एक बार के लिए बताओ। अरे बिल्ली पर नहीं, दिल्ली पर डट जा, मैं समझो तो कौन सी बिल्ली का है? म्याऊ, खूब 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 खूब, डट जाओ, बिल्ली पर लिखवा दूंगा मैं। बहुत बढ़िया भाई। चले भाई आगे, चलो जी। सर हरियाणा पुलिस पीएमटी पीएसटी लिस्ट आउट। अच्छा, किसने आउट कर दी? बोल किसने फेंकी? मन्ना। और बोल लिस्ट आउट होगी? पागल, तेरे तो पहला मेरा दोहरा होगी, टेंशन ना ले। आगे चलो। निम्नलिखित में से किस वर्ष में जम्मू और कश्मीर में जनगणना नहीं की गई? देखो भाई, अभी तक भारत में जितनी भी बार जनगणना हुई, देखो जनगणना के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट याद रखो। पहली बात तो जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? तो जनगणना की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी जी साल 1872 के अंदर। भाई 1872 के अंदर जनगणना की शुरुआत करी गई थी। किस लिए करी गई थी? ताकि देश की व्यवस्था बेहतर हो सके, ठीक है। बेहतर से क्या बन गया? बेहतर, यानी भारत देश की व्यवस्था, इसको बेहतर करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए क्या है, हमने जनगणना की शुरुआत की 1872 में। किसके द्वारा करी गई? मेयो के द्वारा करी गई। ओके जी, ठीक है। ये थी पहली फर्स्ट जनगणना
लिखेंगे समझ आती है। फर्स्ट इरेगुलर जनगणना, यानी रेगुलर जनगणना नहीं थी, नियमित जनगणना नहीं थी, वैसे आप इन्हें करवा के देखी थी कि हाँ भाई कर लिया। जनगणना को इंग्लिश में सेंसस बोलते हैं, ठीक है जी। फिर हुई इसके बाद, फिर इसके थोड़े से साल बाद बोले पहला नंबर था यार जनगणना शुरू कराए, दूसरा नंबर था तो यार मजा नहीं आया, फर्स्ट नंबर से होनी चाहिए जनगणना, रेगुलर जनगणना, ठीक है। तो यानी कि साल 1881 से क्या है हमारी 1881 में फर्स्ट रेगुलर जनगणना, पहली नियमित जनगणना कब हुई हमारी साल 1881 के अंदर भाई, ठीक है। ये किसके द्वारा करी गई, बोला इसका तो रिबन काटना पड़ेगा, रिबन से बनेगा रिपन, यानी रिपन के द्वारा क्या है ये जनगणना आपकी करी गई थी। रिपन उस टाइम अंग्रेजी वॉइस रो आया करता, इसके टाइम पर क्या है ये आपकी जनगणना हुई थी। ओके जी, ये चीज हमारे समझ में आ गई। आपसे पूछा जाएगा आजादी के बाद हमारे देश की पहली जनगणना कब हुई, तो आजादी के बाद पहली जनगणना हुई हमारी साल 1951 के अंदर हमारी क्या है पहली जनगणना हुई थी आजादी के बाद। अब आपसे पूछा गया कि जम्मू कश्मीर के अंदर है कब जनगणना नहीं हुई थी, तो जम्मू कश्मीर के अंदर आजादी से लेकर अब तक 2 बार जनगणना नहीं हुई। 2 बार कौन कौन से साल, एक तो साल 1951 के अंदर, क्यों, क्योंकि जैसे ही हमारा देश आजाद हुआ था आजादी के बाद जम्मू कश्मीर के ऊपर जूत बजने लग रहा था, ठीक है। जूत ये बजने लग रहा था, पाकिस्तान ये कहने लग रहा था जम्मू कश्मीर के ऊपर हमारा हक है, भारत ये कहने लग रहा था तो हमारा है, तारा हक तो कहां से होगा, ठीक है। और उसी टाइम की घटना है, उसी टाइम पाकिस्तान काफी हद तक है जम्मू कश्मीर के अंदर घुस चुका था, ठीक है। बाद में भारत ने जोर लगा के इसको काफी हद तक पीछे खिसकाया, ठीक है। फिर भी ये पीओके पायोके पर कब्जा कर ही रखा, आखिरी में समझौता करवा दिया अमेरिका और ना, ठीक है। और उस टाइम मतलब आप इसने पूरा बार बेदखल नहीं कर पाए, ये अपनी एक गलती रहेगी जिसकी वजह से आज तक इसका कब्जा है, ठीक है, गला का फांस बने रहा है, ठीक है। तो उस टाइम 1951 के अंदर ये घटनाएं चलने लग रही थी, ठीक है। तो इस वजह से क्या जनगणना नहीं हो पाई। दूसरी जनगणना साल 1991 के अंदर, 1991 के अंदर भी सेम यही हालात थे, आतंकवादी गतिविधियां बहुत ज्यादा थी, इसकी वजह से भी साल 1991 वाली जनगणना भी वहां पर नहीं हो पाई थी। तो आपको 2 जनगणनाएं याद रखनी, एक साल 1951 की, एक साल 1991 की, ये 2 वर्ष हैं। इस टाइम क्या जम्मू कश्मीर के अंदर कोई भी जनगणना आपकी नहीं हो पाई थी। अब मेरे को एक चीज और बताओ, जनगणना से रिलेटेड एक फैक्ट और पूछता हूं कि भारत की जनगणना का ऐसा वर्ष बताओ, वैसा जनगणना वर्ष बताओ जिसको मतलब कि जिसको बोलते हैं वो को नहीं, जिसके अंदर जनगणना का जो ग्राफ हो टूट गया था, ठीक है। जनगणना का ग्राफ टूट गया था, ऐसे ऐसे जनगणना ग्राफ बढ़ने लग रहा था और ऐसे ऐसे ग्राफ टूट गया, मतलब पहली बार पहला ऐसा वर्ष आया, ठीक है भाई, जिस समय हमारी जनगणना डाउन हुई, मतलब बढ़ोतरी की बजाय डाउन में चली गई, जनसंख्या बढ़ी नहीं घट गई। ऐसा कौन सा साल था, कौन से वर्ष की जनगणना थी बताओ, मल्टीपल टाइम एग्जाम के अंदर आता है। इसका नाम तो था जनगणना महा के नाम में होया करता, याद है किसी साथी, कोई साथी बताएगा? वर्ष तो सबका सही है, वेरी गुड। लक्ष्मी का बिल्कुल सही है भाई, संगीता बहुत बढ़िया, प्रमिला, लखन, पंकज, वेरी गुड भाई। इसका था ना जनगणना के बोले अगर उसकी जनगणना महा कुछ था, महा दरवाजा था, के था, क्या नाम था उसका? महाविभाजक, हाँ महाविभाजक, इसको बोलते जनगणना महाविभाजक। ये कब हुआ था, क्या कुछ सिस्टम हुआ था, देखो आप लोगों को बताता हूं। बात है साल 1921 की, ये 1921 की जनगणना के दौरान की घटना है जिसको जनगणना महाविभाजक हम लोग बोलते हैं। तो साल 1911 से 21 के बीच की जनगणना 1921 के अंदर होनी थी, जी बिल्कुल होनी थी। तो साल 1918 की बात है भाई। पहला रूल, पहली जो गलती थी वो तो एक तो ये थी कि साल 1914 से लेकर 18 के बीच में चले अपना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध, ठीक है। और इस प्रथम विश्व युद्ध के अंदर भी काफी सैनिक भारत के भी मारे गए क्योंकि अंग्रेजों ने अपने भारत को पहले विश्व युद्ध के अंदर धकेल दिया था। दूसरा साल 1918-19 के दौरान क्या हुआ, अपने देश के अंदर फैल गया प्लेग, ठीक है। प्लेग जो चूहों से बीमारी फैलती है, जैसे अभी 2019 के अंदर कोविड फैला था, यानी 100 साल बाद कोई नई महामारी फैली थी, तो उस टाइम प्लेग फैल गया था। और इस प्लेग फैलने की वजह से क्या है, बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई थी भारत के अंदर, बहुत सारे लोगों की। तो इसकी वजह से जब साल 1921 के अंदर जनगणना हुई, ठीक है, तो यानी कि मतलब कि जनगणना जो जनसंख्या बढ़ने की बजाय घट गई। इसको याद कैसे रखोगे, 1921 के अंदर क्या है, एक किस प्रॉपर नहीं मिली। अगर आपको एक किस प्रॉपर नहीं मिलेगी तो सीधी सी बात है जनसंख्या बढ़ेगी नहीं, घट ही जाएगी, ठीक है। कैसे
बढ़ेगी? 21 प्रॉपर नहीं मिलने लगी टाइम टू टाइम, तो जनगणना कैसे बढ़ेगी? घटेगी भाई। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अगला देखो क्या है, भारत में कुल सड़क लंबाई का लगभग 80% डैश के रूप में वर्गीकृत है। जो भारत में, जैसे आप लोगों ने सुना होगा इतने 1000 किलोमीटर की सड़कें हैं, तो ये इतने 1000 किलोमीटर की जो सड़कें हैं, इसके अंदर से 80% सड़कें कौन सी हैं? ये बताओ भाई। अच्छा प्रश्न है, फंसोगे, बताओ। एमटीएस के अंदर पूछा गया है। दिल्ली पुलिस का रिजल्ट कब आएगा भाई? बेरा है नहीं। अठारह में मुंबई में फैल गया था प्लेग। अच्छा, ए आंसर आया बहुत सारे साथियों का, ए। तभी तो तुम एमटीएस के अंदर फैल हुए हो। जो भी ए बताने लग रहा है भाई, वो अपने आप को फैल समझे। डी आंसर आएगा। और ये कोई ज्ञानचंद बने थे, लेवल बताओ, लेवल बताओ। ये कड़ा गया था लेवल, कहां गया लेवल? सीजीएल लेवल के लाओ, सीजीएल लेवल के एमटीएस। इसको तो हम कुछ नहीं समझते। एमटीएस का मतलब ये है मैं तुझे कुछ नहीं समझता। तब तो इतने ज्ञानचंद बनने लग रहे हो। टुच्चा प्रश्न नहीं आता तुमको, इसके अंदर तुम नेशनल हाईवे ठोकने लग रहे हो। ग्रामीण सड़कें आएंगी, मात्र 3% बच्चों का सही, सबका गलत है। सारे मारती इसीलिए तो डरे थे। तो भारत में कुल सड़क लंबाई का लगभग 80% की क्या है आपकी? 80% ग्रामीण सड़कें हैं। नेशनल हाईवे बनाने के अंदर पैसा इतना लगता है करोड़ों के अंदर। सरकार की गोदाम में इतना दम नहीं है, इतना करोड़ों में पैसा लगा सके। आगे समझ में, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। सीजीएल लेवल करवा दो, सीजीएल 10वीं लेवल पाटता को नहीं, सीजीएल लेवल करवा दो। असहयोग खिलाफत आंदोलन किस वर्ष शुरू? यो बता दो, यो बता दो। असहयोग और खिलाफत आंदोलन ये किस वर्ष शुरू हुआ था? और छोड़ो तम, यो बताओ। घनी लंबी लंबी फेंको दम, बहुत लंबी लंबी, यही बता दो। असहयोग खिलाफत बताओ। जी जी जी, इसके अंदर तो जी ऑप्शन ही मैच नहीं हो रहा जी। हैं, अप्रैल 1919 में तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था जी। 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को तो क्या हुआ था जी? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, जनरल डायर ने टायर फेर दिया था। ये तो है ही नहीं जी। और असहयोग आंदोलन तो 1920 में स्टार्ट हुआ था, 1 अगस्त 1920 को। ये तो ऑप्शन गलत है जी। 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट हुआ था असहयोग आंदोलन, तो 1920 तो ऑप्शन ही नहीं है जी। और 1922 में तो चोरी चोरा के अंदर असहयोग आंदोलन खत्म हो गया था। अब क्या करें जी? ये तो जी बड़ी दिक्कत परेशानी होगी जी। हमें तो जी सीजीएल लेवल के करवाओ जी, एमटीएस को तुम कुछ समझते नहीं। लिंग देखो भाई, तो कहानी क्या है? 1 अगस्त 1920 को गांधी जी ने, मतलब पूरा कंसेप्ट समझो यार तुम, ऐसे नहीं बात बनेगी। देखो, सरकार ने क्या है, जैसे अंग्रेजों के खिलाफ जब हमारा पहला विश्व युद्ध हुआ 1914 से 18 के बीच में, इसके बाद क्या है, इसके अंदर बहुत सारे भारतीय लोग मारे गए। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर, फर्स्ट विश्व युद्ध के अंदर बहुत सारे भारतीय भी मारे गए। अंग्रेजों ने अपनी सेना के अंदर भारतीयों को भर्ती कर करके भेज दिया। इसके बाद क्या, भारतीय लोग हैं विद्रोह करने लगे, अलग अलग जगह आंदोलन होने लगे। लोग करने लगे भाई अंग्रेजों ताम जड़े फंसे, हम धरती उड़े मारांगे। तारी वजह हमारे भारतीय नागरिक खूब मारे गए हैं। ठीक है, तो इन आंदोलनों को दबाने के लिए सरकार एक कानून लेके आई जिसका नाम था रोलेट एक्ट। क्या नाम था? रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट कब आया? साल 1919 के अंदर क्या रोलेट एक्ट आया। और इस कानून को क्या बोलते हैं? इस कानून को बोलते हैं बिना वकील बिना दलील का कानून। क्या बोलते हैं? बिना वकील और बिना दलील का कानून। ठीक है, इसको काला कानून भी बोला गया है। ठीक है, ये चीजें याद रखना। इसको, इसी को क्या है, काला कानून भी बोला गया है। इसके तहत क्या है? इसके तहत ये था, बस अंग्रेज सरकार के पास ये पावर है कि वो अगर जैसे उसको अगर शक भी हो ना कि हाँ भाई यो मोहित है ना, यो अपनी गोभी खोद सिका है, इसलिए जेल में गेड़ो। ठीक है, यानी शक के आधार पर भी आपको चक के जेल के अंदर गिरा जा सकता था। ठीक है, तो ये था रोलेट एक्ट। तो इसका लोगों ने विरोध किया खूब ज्यादा, मतलब कि बम्पर तरीके से इसका विद्रोह हुआ हर जगह। ठीक है, और इसी के विरोध के अंदर अपने भारतीय नागरिक इकट्ठे हुए जलियांवाला बाग के अंदर।
बहुत सारे लोगों ने यह डिसीजन लिया कि जलियांवाला बाग के अंदर इकट्ठे होंगे और वहां पर जाकर इन अंग्रेजों का विरोध करेंगे। ओके जी, चीजें समझ में आ गई। अब जलियांवाला बाग के अंदर क्या, जैसे ही लोग इकट्ठे हुए, अंग्रेजों को पता लग गया भाई लोग इकट्ठा होने लग रहे, हमारा विरोध करने लग रहे, अंग्रेजों की फटेगी। अंग्रेजों को यह डर लगा कहीं लोग इकट्ठे हुए कदे मारती गोभी ना खोद दे मारी। ठीक है, तो अंग्रेजों ने एक जनरल होया करता, अंग्रेज जनरल जिसका नाम था डायर। ठीक है, इस जनरल डायर को भेजा यहां पर। ठीक है, और इसको बोला तेरे को इसको कंट्रोल करना है। जनरल डायर ने ऑर्डर दे दिए, बोला अपना भाई इतना टेम को नहीं यार, मैं तो टायर फेरूंगा। ऑर्डर दे दिया, बच्चे हो बूढ़े हो कोई हो कुछ नहीं देखना, सब उड़ा दे गोलियां गेल। नरे गोली मारे, खूब लोग मारे गए जलियांवाला बाग हत्याकांड के अंदर। 300-400 लोग शहीद हो गए अपने देश के। ठीक है, इसके बाद फिर लोगों ने फिर महात्मा गांधी उतर के फील्ड के अंदर, महात्मा गांधी ने भी खूब विरोध किया, भाई ये तो गलत चीज है। फिर अंग्रेजों ने क्या, इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए हंटर आयोग है इसका गठन किया। आपसे पूछा जाता है कि जलियांवाला बाग की इन्वेस्टिगेशन के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? हंटर आयोग का गठन किया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड सही था या गलत था? अंग्रेजों ने कुछ कोई खास कार्रवाई नहीं की, जनरल डायर को वापस इंग्लैंड भेज दिया, मामले को रफू चक्कर कर दिया। उसके बाद फिर महात्मा गांधी ने बोले यार ये तो गलत सौदा है, ये तो मतलब कि कदे अपने मार दें, कदे कि मैं कर दें, कदे कुछ कर दें हैं। और ये जलियांवाला बाग हत्याकांड की डेट भी लिख लेना, 13 अप्रैल 1919। ठीक है जी, चीजें समझ में आ गई। उसके बाद फिर महात्मा गांधी जी ने बोले अब अपना मेन लक्ष्य रखेंगे इन अंग्रेजों को सपोर्ट ना करना, उस तरीके से काबू में आएंगे। तो महात्मा गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को क्या करया, असहयोग आंदोलन शुरू करया। भाई क्या रखा? असहयोग आंदोलन, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट। और इस असहयोग आंदोलन के तहत महात्मा गांधी ने जो अपनी उपाधि थी केसर ए हिंद, ठीक है, अंग्रेजों ने इनको उपाधि दे रखी थी आप हिंदुस्तान के केसर हो, तो केसर ए हिंद की उपाधि वो महात्मा गांधी ने वापस लौटा दी। केसर ए हिंद की उपाधि वापस लौटा दी। ठीक है जी, ये चीज भी हमारे समझ में आ गई। और एक और चीज है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने कौन सी उपाधि वापस लौटाई थी? ये भी बहुत बार आता है। रविंद्रनाथ टैगोर ने कौन सी उपाधि वापस लौटाई थी बताओ? ठीक है, तो इन्होंने केसर हिंद की उपाधि वापस लौटा दी। और इसी टाइम कोइंसिडेंटली क्या था कि जो तुर्की है ना, तुर्की के अंदर भी अंग्रेजों की पहुंच हो रही थी। और तुर्की के अंदर किसका शासनकाल चलने लग रहा था? खलीफा का शासनकाल चलने लग रहा था। ठीक है, तुर्की के अंदर क्या है? खलीफा का शासनकाल चलने लग रहा था। तो जो भारत के मुसलमान थे ये भी क्या, तुर्की के खलीफा के समर्थन में भारत के अंदर आंदोलन लगे करने। ठीक है, जिसको नाम दिया खिलाफत आंदोलन। ठीक है, जिसको क्या नाम दिया? खिलाफत आंदोलन। तो ये क्या कहने लग रहे थे? भाई अंग्रेजों आप लोग, मतलब की बात क्या हुई थी पहले, ये डील हुई थी कि हाँ भाई अगर मुसलमान लोग हैं प्रथम विश्व युद्ध के अंदर अगर अंग्रेजों का साथ देंगे तो अंग्रेज क्या तुर्की को मुक्त कर देंगे। ठीक है, इसके खलीफा को तंग नहीं करेंगे। मतलब भारतीय मुसलमानों ने साथ दिया पहले विश्व युद्ध के अंदर अंग्रेजों का, बाद में अंग्रेज मुकर गए, अंग्रेजों की आदत थी गद्दारी करने की। ठीक है, तब जो भारतीय मुसलमान थे वो विरोध में आ गए, इन्होंने खिलाफत आंदोलन शुरू कर दिया उसी टाइम कोइंसिडेंटली। तब ये जो दोनों मिक्स हुए, खिलाफत आंदोलन और आपका असहयोग आंदोलन, ये दोनों मिक्स होके है इन्होंने एक बड़ा रूप धारण करा। और वो जो बड़ा रूप धारण करा था मतलब एक समझ लो इंटरनेशनल रूप था, फेमस हो गया था, वो आया था जनवरी 2021 के अंदर आपका, उसको नाम दिया गया फिर असहयोग खिलाफत आंदोलन। पूरा कंसेप्ट समझ में आया। और रविंद्रनाथ टैगोर की अगर कोई आपसे उपाधि पूछ ले तो इन्होंने नाइटहुड की उपाधि, कौन सी? नाइटहुड की उपाधि है वो इन्होंने वापस लौटा दी थी। अंग्रेजों ने बोला जलियांवाला बाग हत्याकांड में निराश हो गया, मेरा मन उतर गया। चीजें समझ में आई या नहीं आई एक बार के लिए बताओ? बहुत बढ़िया है। नाइटहुड आज सर वही डेट है। अरे ये तो तकड़ा कोइंसिडेंट हो गया भाई, आज तो 13 अप्रैल है, 13 अप्रैल है, आज का ही दिन हो गया यार। आज से नो समझ लो करीबन कितने हो गए, 100 से तो फालतू साल हो गए हैं, मतलब 2026 चलने लगे रहा है, यानी आज से 107 साल पहले ये घटना हुई थी भाई। आज का ही दिन है 13 अप्रैल, तकड़ा कोइंसिडेंस हो गया भाई। क्या हुआ? सर मेरी शादी हो गई 2 दिन पहले, तो इसमें मैं क्या करूं? इमनू तो बता दे, मन्ना क्या करना है? मतलब मेरे को क्यों बताने लग रहे हो भाई? शादी होगी तो होगी भाई, ये मैं क्या करूं? मतलब उस शादी को जाके रुकवाऊं या मतलब कि तेरे हस्बैंड को पकड़ूं कि ना भाई लड़की का हाथ नहीं लगा देगा? मतलब क्या करूं भाई मैं? मेरा योगदान तो पता, मेरा क्या योगदान इस चीज़ में? शादी होगी तो गुरुजी GDS में सिलेक्शन हो गया रवि कुमार, बहुत बहुत बधाई मेरे भाई।
चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है। सर जी गांधी महात्मा नहीं थे, वो दो लड़कियों के कंधों पर हाथ रख के चलते थे। फिर वही बात, ये गरीब होते ना, ये अपनी मतलब कि पैसे से नहीं आदत से गरीब होते भाई। अरे भाई तो तेरी क्यों फूका है, तू चाल ले। महात्मा गांधी तो बूढ़ा था, बुढ़ापा में भी दो छोरिया कंधा पर हाथ धर के चला करता। तू तो जवान है भाई, तू चल ले, दो लड़कियां कंधा पर, तू एक का कंधा पे हाथ धर के चाल ले, वो कौन चाला जाओ तेरे पे भाई। अगला का में दम था, तेरे में दम को नहीं। तेरा तो तेरा छोरी हाथ में हाथ कौन देवा है भाई। उनका ओरा था, अलग ओरा था भाई, कंधे के ऊपर हाथ रखने का। तेरे में दम हो तो रख ले भाई, किसी लड़की के कोई रखवा ले तो तेरे से हाथ। महात्मा गांधी था भी फूका यार लोगों की। देश आजाद करके दे दिया, नहीं कहते गटर साफ करदा पांदा। अंग्रेज तेरा पच्छा पर कोरडे मार दे, अन्नो बोलते ब्लडी इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड इन द थिएटर। एंडी लोग हैं भाई। आगे चलो, भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र जिसको सेज बोलते हैं, ये क्या होता है सेज, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। सेज की फुल फॉर्म क्या है, ये ऊपर लिख रखी, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ये क्या सिस्टम था जी सेज, ये नहीं समझ में आया। ये विशेष आर्थिक क्षेत्र, ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था, ये साल 2000 के अंदर आता। यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर के जब मैंने करवाई थी उस टाइम में आया था ये सेज। साल 2000 के अंदर आपका सेज का इंट्रोडक्शन हुआ था। ये सेज है क्या चीज थी, ये मेनली क्या था, अपनी भारत सरकार ऐसे बोली कि जो भी बाहर से फॉरेन कंपनियां आती हैं उनको हम लोग स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी विशेष आर्थिक क्षेत्र प्रदान करें। ये क्या है जो विशेष आर्थिक क्षेत्र, मतलब जैसे हम लोग कंपनियों को कम रेंट के ऊपर भूमि लीज पे दे देंगे। लीज का मतलब उधार किराए पर, जैसे सरकार कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है 10 साल के लिए, इस कंपनी को हम लोग ये भूमि देने लगे रहे किराए के ऊपर, ठीक है। कम रेंट के ऊपर ये आपको लीज पे दे देंगे, आप हमारे यहां पर कंपनी लगाओ। आपसे हम लोग टैक्स कम लेंगे, आप हमारे यहां पर कंपनी लगाओ। यानी कि विदेशी कंपनियों को आकर्षित करने के लिए जो एक स्पेशल जोन बना रखा है कि अगर आप इस एरिया के अंदर कंपनी लगाओगे तो हम आपको सरकार की तरफ से ये फैसिलिटी देंगे, तो उसी को हम लोग बोलते हैं विशेष आर्थिक क्षेत्र, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है। मेनली कंपनियों को 2000 रुपए का नोट दिखाया जाने लग रहा है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, यानी साल 2000 के अंदर। इस तरीके से याद रहेगा या नहीं रहेगा जी, बिल्कुल याद रहेगा। आगे चलो, अगला देखो कौन सा है। इंडिया गेट की अनुमानित ऊंचाई कितनी है, आ जाओ भाई। अब देखो कड़े गए एसएससी सीजीएल वाले, बताओ इंडिया गेट की अनुमानित ऊंचाई कितनी है, बता दो भाई। इंडिया गेट की हाइट कितनी है, हाइट तो जो हमने मारला गेट की कौन मेरा, इंडिया गेट की तो क्या हो गया। तारा घर का गेट की हाइट पता कितनी है, ये तो पता होनी चाहिए। ये 2-3 कमेंट इतना ब्लॉक कर दे। वाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कुछ लोग गूगल करके आए हैं, बाकी उनको पता तो था नहीं, ठीक है। सर मेरा पंजाब पुलिस में सिलेक्शन हो गया, बहुत बढ़िया भाई, बधाई हो। देखो तो इंडिया गेट की अनुमानित ऊंचाई कितनी, तो 42 मीटर भाई, ठीक है। इसको कैसे रखो, 42 का मतलब होगा ब्याना। बेटा इंडिया गेट की ऊंचाई मापने की भी मत सोचना, इतने ऊपर चढ़ेगा तो ब्या जाएगा वैसे ही। 42 का मतलब होगा ब्याना। तो 42 मीटर किसकी एक्सपेक्टेड हाइट है, इंडिया गेट की जो एक्सपेक्टेड हाइट हो कितनी आपकी, 42 मीटर है। ओके जी, एमटीएस के अंदर पूछा गया अभी का मतलब समझने लग रहा है ना। 2026 अभी 2 महीने पुराना ही पेपर है 10वीं लेवल का। भारत ने 1951 के एशियाई खेलों में कितने पदक जीते, ये बड़ा टुच्चे लेवल का प्रश्न। देखो पहले तो ये पूछा भारत के अंदर एशियन गेम्स हुए कितनी बार हैं, तो भारत में जो अभी तक जो एशियन गेम्स हुए हैं भाई, वो अभी तक भारत में 2 बार हुए हैं, 2 बार, ठीक है। कब कब हुए हैं, फर्स्ट टाइम हुए थे साल 1951 के अंदर। कहां पर हुए थे जी, नई दिल्ली के अंदर हुए थे जी, ठीक है जी। सेकंड टाइम कब हुए थे जी, साल 1982 के अंदर, मतलब पहला नंबर पर एशियन गेम्स भारत में करवाए, ठीक है। 85 नहीं 1982 के अंदर। ये भी कहां पर हुए थे जी, नई दिल्ली के अंदर हुए थे, ठीक है जी। अब जो पहले एशियन गेम्स थे इसके अंदर देखो 51, तो 51 ही पदक जीते थे। तो टोटल पदक भी हम लोगों ने कितने जीते थे, टोटल पदक 51 पदक हम लोगों ने पहले एशियन गेम्स के अंदर जीते थे। जो फर्स्ट जो मेडल जीत के ले आया था हमारा लोंडा,
वो कौन था? वो था नागराज जी। नागराज का मतलब कौन? सचिन नाग है। इसके द्वारा एशियन गेम्स में पहला मेडल जीता गया था। और किसके अंदर जीता गया था? स्विमिंग के अंदर, यानी तैराकी के अंदर है सचिन नाग के द्वारा पहला गोल्ड मेडल जीता। तो नाग हूं, नागमणि तो लेके मानूंगा, ठीक है। तो इसके द्वारा क्या पहला मेडल जीता गया था। इस चीज को बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना दिमाग के अंदर, कभी इसको भूल जाओ, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। पहला गोल्ड मेडल था ये। टोटल हमने गोल्ड मेडल कितने जीते थे? तो टोटल हमने 15 गोल्ड मेडल जीते थे, ठीक है। 16 अपने सिल्वर मेडल जीते थे और 20 क्या जीते थे? हमने ब्रॉन्ज मेडल जीते थे, ठीक है। याद रखना, ये गोल्ड पूछे जाते 15 गोल्ड, ठीक है। ये 51 का उल्टा कर देना, 15 हो जाएगा, 15 गोल्ड मेडल। ओके, तो ये फैक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाए 51। आगे चलो जी, अगला प्रश्न देखो क्या है। नौरता नृत्य किस क्षेत्र में किया जाता है? इंट दूं? यूपी के अंदर। अब बता दो, इतना इंट दे दिया, अभी भी अगर नहीं बताने लगे तो तुम फ्लॉप हो भाई। पीएमटी की लिस्ट की कब तक उम्मीद? भाई मेरे को तो कोई उम्मीद है ही नहीं भाई। मेरे को तो पहले सूचना में भाई मेरा तो नू कौन समझ मान दी। मतलब दिक्कत परेशानी के है यार, ऐसा काम तो पूरे भारतवर्ष के अंदर कहीं पर नहीं होता होगा मेरे भाई। पूरे भारत के अंदर एसएससी भी है, रेलवे भी है, यूपी है, पंजाब है, राजस्थान है, कहीं पर नहीं होता मेरे भाई। कम से कम एक महीने पहले आप बताते हैं। आप जैसे आप में से कोई अगर हरियाणा का ना हो तो आप लोगों को मैं बताता हूं, हरियाणा के अंदर ऐसा सिस्टम है 15 यानी आज 13 तारीख हो चुकी है ना, 15 अप्रैल से हरियाणा पुलिस के पीएमटी स्टार्ट है, यानी फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, हाइट चेस्ट नपेगी, ठीक है। उसके लिए बच्चों की लिस्ट आती है, क्या भाई इतने बच्चे हैं ये पीएमटी के लिए क्वालिफाई हैं, क्योंकि सीईटी बेस है सारी प्रक्रिया, ठीक है। तो भाई अभी तक लिस्ट ही नहीं आई है, आज 13 तारीख हो गई है। मतलब जैसे मान लिया अगर मैंने फार्म भर के, तो मेरे को अभी तक यही नहीं पता भाई कि 15 तारीख को मेरा कुछ है या नहीं है, कुछ भी नहीं पता मेरे भाई। और मैं दौड़ लगाने लग रहा हूँ डेली सुबह शाम, क्या मेरा भी नाम आएगा। मेरे को अभी तक ये पता ही नहीं, क्योंकि टॉप के 10 गुना बच्चे लेने पेपर के अंदर। क्या विडंबना है ना। तुम्हारे यहां पर होता है कहीं पर ऐसा, जो कोई मतलब हरियाणा के एक्सटर्नल है? हमारे यहां बुंदेलखंड है, बहुत बढ़िया भाई। तो ऑप्शन नंबर डी, इंट तो मैंने आप लोगों को दे ही दे दिया था, बुंदेलखंड। इसको कैसे याद रखोगे? तो नवरता से बढ़िया नवरात्रि। नवरात्रि सुने होगे आप लोगों ने। मैं तो भाई नवरात्रि के व्रत रखूंगी, क्यों? मेरे को तो अच्छा हस्बैंड चाहिए बेटा, अच्छा हस्बैंड सोमवार के व्रत रखने से मिलता है, ठीक है। तो नवरता से बढ़िया नवरात्रि। और नवरात्रि के अंदर क्या है? पानी की बूंद पीना भी पाप है, ठीक है। बूंद से बन गया बुंदेलखंड। कहां पर पड़ता है जी? यूपी के अंदर पड़ता है, ठीक है। तो यानी नौरता नृत्य किस क्षेत्र के अंदर किया जाता है जी? बुंदेलखंड क्षेत्र के अंदर किया जाता है। याद हुआ या नहीं हुआ जी? बिल्कुल याद होगा, याद होगा यार, मैं करवाने लग रहा हूं। शास्त्रीय गायिका श्रुति सडोलीकर किस घराने से संबंध रखती? बड़ा अच्छा प्रश्न पूछ जाएगा भाई। शास्त्रीय गायिका श्रुति सडोलीकर, सारे मैंने आपको घराने करवा रखे हैं, सारे के सारे बैच के अंदर A to Z, ठीक है, स्टैटिक जीके के अंदर। तो शास्त्रीय गायिका श्रुति सडोलीकर ये किस घराने से बिलोंग करती है? अच्छा प्रश्न पूछा गया। तो ये जयपुर अतरौली घराने से बिलोंग करते हुए। आ जाओ सीजीएल वाले हो तो हम के होते। इसको कैसे याद रखो? जयपुर अतरौली घराना। एक सेकंड को, कुछ आ गया नहीं? कुछ नहीं आया। इसको कैसे याद रखो? देखो, अतरौली से बन गया अतरंगी, अतरौली से क्या बन गया? अतरंगी। भाई जिसका सुडोल शरीर होता ना, सडोलीकर से बन गया सुडोल। भाई जिसका क्या है? सुडोल शरीर होता है, वो बड़ा ही अतरंगी टाइप का इंसान होता है। अतरंगी का मतलब समझ, उसका नु चस्के चढ़े रहे हैं। नहीं मैं पहाड़ों पे जाऊंगी, नहीं मैं झूले पे झूलूंगी बेबी, मेरे को झूले पे झुलाओ। मतलब मिनटों में उसके मूड स्विंग्स होते हैं। किसके होते हैं? जिसका बड़ा ही अतरंगी स्वभाव हो, ठीक है। यानी श्रुति सडोलीकर, यानी जिसका शरीर बड़ा ही सुडोल है, उसका क्या स्वभाव? बड़ा ही अतरंगी होता है, ठीक है। ओके जी, आगे चलते हैं। भारत के किस राज्य में छोपती लोकगीत पारंपरिक रूप से गाया जाता है? बताओ भाई। छोपती लोकगीत कहां पर गाया जाता है? देखो मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लिया, इसको कैसे याद रखो? छोपती से बन गया, छो का मतलब होगा गुस्सा। हरियाणवी के अंदर बोलते हैं भाई तुम तो यार बहुत घना छो हमारा हुआ यार, तुम तो, ठीक है भाई। मैंने छो आ रहा है, दूर होले मेरे ता आड़े उदेड़ बुन कर दूंगा, ठीक है। छो प्लस में पति। भाई मान लिया अगर तुम्हारे पति को गुस्सा आने लग रहा है, तो इसका मेन कारण क्या है? इसका मेन कारण तुम हो, क्योंकि वो तुमसे दुखी है, इसीलिए तुम्हारे पति को गुस्सा आने लग रहा है, ठीक है। तुम्हारा पति क्या बोलने लग रहा है? उत्तराखंड जिंदगी होगी झंड, हाथ में बचा ओनली खंड। खंड का मतलब क्या होता है? पत्थर का टुकड़ा,
ठीक है। तो यानी उत्तराखंड के अंदर क्या आपका छौपति लोकगीत पारंपरिक रूप से फेमस है। कैसे याद रखोगे, अगर तुम्हारा पति छो के अंदर है, छो का मतलब होगा गुस्से के अंदर है, तो उसका मेन रीजन क्या है, तुम हो। तुम्हारा पति क्या बोलता है, उत्तराखंड जिंदगी होगी झंड, क्योंकि तुम मिल गई उसे और हाथ में बचा ओनली खंड। याद रह जाएगा उत्तराखंड जी, बिल्कुल याद रहेगा। आगे चलो। सिख क्षेत्रों को पुनः एकीकृत करने के बाद महाराजा रणजीत सिंह ने अपनी राजधानी है कहां स्थापित की। बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा गया। तो सिख क्षेत्र थे, एक सेकंड रुको, जो सिख समुदाय के क्षेत्र थे, इनको दोबारा से इकट्ठा करने के बाद महाराजा रणजीत सिंह ने है अपनी राजधानी कहां पर स्थापित की, यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो इनको दोबारा से इकट्ठा करने के बाद मैं इनकी कहानी समझाता हूं आपको, ये कहानी समझ में आएगी तब आपके और भी चीजें अच्छे से याद होगी। तो पुराने समय के अंदर जब महाराजा रणजीत सिंह थे, जब ये पैदा हुए थे, तो करीबन 12 साल की उम्र थी जब इनकी। तो 12 साल की एज के अंदर इनको बीमारी हो गई थी, मेरे ध्यान को नहीं, प्लेग हुआ था, पोलियो हुआ था, क्या हुआ था, उसकी वजह से ये अंधे हो गए थे एक आंख से। ठीक है। और रणजीत सिंह को शेर पंजाब भी बोला जाता है, ये चीज याद रखना, एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, मल्टीपल टाइम आया हुआ है कि शेर ए पंजाब के नाम से किसको जाना था, महाराजा रणजीत सिंह को। तो 12 साल की एज में क्या है, ये एक आंख से अंधे हो गए थे, एक आंख से इनको नहीं दिखाई देता था, एक आंख से अंधे हो गए थे। और जो इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था, वो किसको बनाया था, इन्होंने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था, जो कि वर्तमान पाकिस्तान के अंदर है। और जो अमृतसर था, अमृतसर को इन्होंने अपनी धार्मिक राजधानी बनाया था। अगर कोई आपसे पूछ ले, ठीक है, कि धार्मिक राजधानी किसने बनाया था, फिर धार्मिक राजधानी किसको बनाया था, तो अमृतसर को है महाराजा रणजीत सिंह ने धार्मिक राजधानी बनाया था। तो भाई इन्होंने मतलब अपना जो एरिया था, उस एरिया के अंदर जब ये बड़े हुए आगे आगे, तो इन्होंने बहुत सारे शासकों को हराया और अपने एरिया को मजबूत कराया एक तरीके से, क्या भाई इस एरिया के अंदर है सिर्फ सिख समुदाय के लोग ही रहेंगे। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, अंग्रेजों की भी इनसे फटती थी, और उस टाइम कोहिनूर हीरा भी इनके पास था। रणजीत सिंह के पास ही क्या था, कोहिनूर हीरा भी था। ठीक है, कोहिनूर हीरा इन्हीं के पास था। फिर क्या हुआ, रणजीत सिंह की होगी भाई मृत्यु, मतलब रणजीत सिंह से अंग्रेजों की फटती थी। तो उस टाइम एक नदी होती थी जिसका नाम था सतलुज नदी, ये मैंने इंडिया जीके के अंदर विस्तार पूर्वक करवा रखा है। सतलुज जो नदी थी, इसको इन्होंने बाउंड्री बनाया। ठीक है, बाउंड्री क्या बना है, सतलुज नदी से जो इस तरफ का हिस्सा होगा ये अंग्रेजों का होगा, और इस तरफ का हिस्सा होगा ये सारा सिख समुदाय के जो लोग हैं रणजीत सिंह जी और इनके राज्य का होगा। ठीक है। अब रणजीत सिंह भाई नू तो है कौन, मैं सारी उम्र जिंदा रहा होगा, किसी टाइम पे तो मरेगा। तो कुछ सालों के बाद रणजीत सिंह की मृत्यु होगी। मृत्यु होने के बाद इनका लड़का है वो गद्दी के ऊपर बैठा। जैसे ही वो छोटी उम्र का था, अंग्रेजों को लगे तो गजब का मौका, अंग्रेजों ने मला करके, ठीक है, उसको हरा दिया। मतलब कि जो ये रणजीत सिंह का बेटा था उसको हरा दिया। ठीक है। उसके बाद एक संधि हुई, अमृतसर की संधि, उस संधि के तहत समझौता हो गया। ठीक है। और उसी समझौते के तहत क्या है, फिर भाई मतलब कि जो रणजीत सिंह का बेटा था उसने बुरा फील होया, तो बोला ना यार ये तो मतलब अपना जिसका मैं घुसन लाके दोबारा फिर अटैक करूँ, उन्होंने दोबारा फिर अटैक कर दिया, अंग्रेज फिर जीत गए। ठीक है। तो उस केस के अंदर फिर अंग्रेजों ने कोहिनूर हीरा लिया और ब्रिटेन के अंदर भेज दिया। उस टाइम की कहानी कोहिनूर हीरे की। ठीक है। तो इनको शेर पंजाब से के नाम से जाना था। अब मैं एक पर्सन है भाई, शायद इसके अंदर मैं पीपीटी के अंदर जोड़ना भूल गया, एक पर्सन था जिसका नाम था सेल। सेल की स्थापना किस वर्ष हुई? सेल क्या चीज है जी? सेल का मतलब है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। सेल की स्थापना किस वर्ष हुई? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेल की स्थापना हुई साल 1973 के अंदर, 1973। इसको कैसे याद रखोगे कि भारत के अंदर वर्तमान में स्टील का इतना उत्पादन है कि हर कोई से फ्री में स्टील ले जाओ। 1973 स्टील ले जाओ बिल्कुल फ्री। ठीक है, SAIL बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर पूछा गया। और ये सेल है, इसका पुराने समय के अंदर नाम था HSL, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड। ठीक है। और हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? साल 1954 के अंदर हुई थी। और 1954 के बाद जब इसकी स्थापना हुई 1954 के अंदर, बाद में साल 1973 में इसका नाम बदल के क्या रखा गया? सेल नाम रखा गया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका आपसे हेडक्वार्टर भी पूछ सकता है एग्जामिनर। तो इसका हेडक्वार्टर था आपका दिल्ली के अंदर। किसका हेडक्वार्टर? सेल का हेडक्वार्टर कहां पर था आपका? नई दिल्ली के अंदर आपका सेल का हेडक्वार्टर था। इसके अलावा आपसे एक नाबार्ड पूछ सकता है, नाबार्ड जो कि किसानों का ग्रामीण बैंक एक तरीके से। नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई? साल 1982 के अंदर हुई। किसकी सिफारिश पर? शिवरमन जो समिति है इसकी सिफारिश पर क्या है आपके नाबार्ड की स्थापना हुई। बहुत इंपॉर्टेंट। इसको कैसे रखोगे? जो किसान ब्याज आते हैं, ठीक है, उनको लोन देने का काम करता है नाबार्ड। ओके जी, इस तरीके से याद रह जाएगा। फिर आता है आपके पास सेबी। ठीक है, सेबी।
सेबी की स्थापना किस वर्ष हुई? हुई तो थी साल 1988 के अंदर, लेकिन इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ था साल 1992 के अंदर भाई। ठीक है, स्थापना पूछ ले तो साल 1988, राष्ट्रीयकरण पूछ ले तो साल 1992, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपसे पूछ ले स्टॉक एक्सचेंज, ये वही है सेबी स्टॉक एक्सचेंज वाला जो सारा का सारा सिस्टम है। ठीक है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया पूछ ले हुए, NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो इसकी स्थापना भी कब हुई थी? साल 1988 के अंदर, 1988। अब नेशनल हाईवे बन चुके हैं, अब आपको और नहीं करना पड़ेगा वेट। ओके, ये चीज भी हमारे समझ में आ गई, दिमाग के अंदर घुस गई भाई। ठीक है, इसके अलावा आपसे पूछ ले NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसकी स्थापना कब हुई? साल 1992 के अंदर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना। इसके अलावा जो राष्ट्रीय महिला आयोग है, महिला आयोग की स्थापना भी कब हुई? साल 1992। कैसे याद रखोगे? महिला क्या होती है? आपकी बहन होती है, आपकी बेबे होती है, तो 92 से बन गया बहानवे। ठीक है, यानी राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना भी कब हुई? साल 1992 के अंदर हुई। ओके जी, ये चीज भी हमारे समझ में आएगी, दिमाग के अंदर घुस गई भाई, दिमाग के अंदर घुसती होंगी सारी चीजें। ठीक है, कोई इतनी मुश्किल नहीं थी। ओके जी, ठीक है। तो भाई ये थे आप लोगों के कुछ क्वेश्चन SSC GD के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड। इनके अंदर से आपको बहुत क्वेश्चन फंसे हुए दिखाई देंगे, टेंशन ना लो। ठीक है, MTS के अंदर आए, आगे आपके पास भी आएंगे, तो अड़के में मत लेना। ठीक है, जितने फैक्ट बताता हूं इन फैक्टों को लिख लिया करो साथ के साथ, और इनको अच्छे से ट्रिक के साथ दिमाग के अंदर सेट करने का काम कराया करो। कल फिर मिलेंगे वही टाइम 3:30 बजे का, और दिन में सुबह 11 बजे हिंदी की क्लास के अंदर। ठीक है, क्लास कैसी